है कंपोस्टिंग, संतुलित और संपूर्ण आहार को लेकर। मिट्टी को हम जो भोजन देने वाले हैं उस भोजन में संपूर्ण आहार मिट्टी को कैसे दें, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि इसको लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। लोग कह रहे हैं खाद मत डालो, मतलब जो है ना एक अजीब ही मतलब बातें चल रही हैं देश में। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं कॉमन सेंस पे बात करता हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, ठीक है, बराबर, मैं लॉजिकली और कॉन्सेप्टेबली बात करता हूँ, ठीक है। और वही बात मैं आपको अभी बोलना चाहता हूँ कि मिट्टी के अंदर जब तक आप सही भोजन नहीं दोगे तब तक जो है मिट्टी जो है ना उत्पादन आपको कैसे देगी। आपकी अपेक्षाएं तो हैं कि उत्पादन हमको 40 कुंटल मिले और आप देना कुछ चाहते नहीं हो या आप दे नहीं रहे हो, तो ये तो संभव है नहीं है। अब अगर आप ये कहो कि मतलब जो है ना बिना दिए खेती हो सकती है तो उसकी डेफिनेशन समझाओ। तो आप डेफिनेशन में ये कहते हो कि मिट्टी के केवल बैक्टीरिया बढ़ाओ। अब हम इस बात पे आपको ये कहते हैं कि मिट्टी के केवल बैक्टीरिया बढ़ाने से मिट्टी की में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, परंतु मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया काम करने वाले हैं, फास्फोरस के बैक्टीरिया फास्फोरस निकालने वाले हैं, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया नाइट्रोजन निकालने वाले हैं, पोटास के बैक्टीरिया पोटास निकालने वाले हैं। तो जब भाई मिट्टी में होगी पोटास तभी ना निकालेंगे वो। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपके अंदर 10 किलो बैक्टीरिया है। हाँ, आपकी बॉडी वेट का 10% आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप 60 किलो के हैं तो 6 किलो आपके अंदर बैक्टीरिया है। इतना बैक्टीरिया होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जो आपके जीभ से लेकर, गले से लेकर, आमाशय से लेकर, आंतों से लेकर, किडनी से लेकर और पूरे सिस्टम में भरे पड़े हैं बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया। अगर मान के चलो आपने खाना खाया, मतलब खाना खाया, तो बैक्टीरिया का काम क्या होता है ये बताइए। आपके खाने का कौन क्या करता है? मशीन लगी है क्या कि बटन दबा दिया तो जाके उसमें से खून निकल गया, उसमें से ये बन गया, उसमें से ये बन गया? ऐसे तो नहीं होता ना। आप ना ही बटन दबाते हो, ना ही अपने आप को कि चार्जिंग पे लगा दिया इधर से खाना खा के कि साहब अब इस खाने को डिस्पोज करना है तो चार्जिंग पे लगा दिया, तो बोले अब जो है ना ये बर्न हो गया, अभी ठीक है, अभी देख लिया बर्न हुआ कि नहीं हुआ, अभी थोड़ा रह गया, थोड़ा और लगा दिया। ऐसे तो नहीं करते ना। आप खाते हो और वो डिस्पोज होकर बाहर आ जाता है, और उसमें से जो जो एलिमेंट बॉडी को फीड के लिए चाहिए वो सारे एलिमेंट अलग अलग बैक्टीरिया निकालते हैं। उधर पे इतना यूनिफॉर्म तरीके से काम होता है कि वहाँ पर कोई तो भी हड़बड़ी नहीं होती है और ना ही कोई गड़बड़ी होती है। यहाँ पे अगर 1000 आदमी काम करने लग जाए ना, सभी खिचड़ी मचाने लग जाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल मचाया। कहीं पे पपीता गलत लगा दिया, कहीं पे टांग तोड़ दी उसकी, कहीं पे कुछ कर दिया। लेकिन बैक्टीरिया सुव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। आप सोचो, पेट के अंदर आयरन निकालने के बैक्टीरिया अलग है, वो आयरन ही छुएंगे केवल, वो दूसरे का काम नहीं छुएंगे। वो अपना आयरन निकालेंगे और अपना काम करके और अपनी जगह पर रहेंगे, गड़बड़ नहीं करते, दूसरे को ना तो डिस्टर्ब करते हैं। फास्फोरस वाला फास्फोरस निकालेगा, नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन निकालेगा, मैग्नीशियम वाला मैग्नीशियम निकालेगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो जो भी एलिमेंट आपको बॉडी के अंदर चाहिए वो सारे बैक्टीरिया आपके भोजन में से पहले तो कुछ बैक्टीरिया उस भोजन को गलाएंगे जो आमाशय में होते हैं, फिर उसके नीचे जब वो भोजन जाएगा तो उसमें से फिर अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग एलिमेंट को अलग करेंगे। फिर ऐसे करके वो सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर काम करते हैं और बहुत व्यवस्थित काम होता है, कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। ऐसे कोई भी दिन नहीं हुआ कि बैक्टीरिया आपस में लड़ लिए पेट के अंदर, अब खाना ही नहीं पचा रहा कोई, और पचा दिया तो उसमें से कोई एलिमेंट ही नहीं निकालने को तैयार है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ आज तक। तो इतना व्यवस्थित सॉलिड तरीके से काम होता है। कुल मिला के बात यह है कि मिट्टी आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो काम करने को तैयार हैं, पर जब आप उनको खाना देते हो तभी वो उसमें से काम करना चालू करते हैं। इसका मतलब ये है कि पेट के बैक्टीरिया को काम देने के लिए आपने खाना खाया, यही हुआ ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने अपने पेट के बैक्टीरिया को काम देने के लिए खाना दिया उनको कि आप ये गला दो, बराबर। तो ये बताओ, अगर आपने खेत के अंदर आपने आप बैक्टीरिया बढ़ा दिए खूब ज़्यादा मात्रा में और उनको काम नहीं दिया, आपने बढ़ा तो दिए उन्हें और काम नहीं दिया उन्हें, तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो इसलिए कॉमन सेंस पर
जाइए, कंट्रोवर्सी पे मत जाइए, लॉजिकली बात करिए। और ये प्रकृति का विज्ञान है कि हर जीव को अपने हाथ में काम चाहिए। अगर उसको आपने काम नहीं दिया तो नुकसान होगा। और दूसरी तरफ अगर ठीक है आपको काम नहीं चाहिए तो भी बात समझ में आती है। आप अपेक्षा तो करके बैठे हो कि यार उत्पादन अच्छा मिले। कोई भी किसान से जाके पूछो और कहो कि भाई आपको उत्पादन तो नहीं चाहिए, तो वो कहेगा यार क्या कह रहे हो यार, उसी के लिए तो जी मर रहे हैं हम, खेतों में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो उत्पादन हम सबको चाहिए। जब उत्पादन चाहिए तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया भी बढ़ाओ और बैक्टीरिया को काम भी दो, मतलब एलिमेंट भी डालो। तो मिट्टी को भोजन चाहिए और बैक्टीरिया चाहिए, दो चीज़ें आपको मिट्टी के अंदर देना पड़ेंगी, तभी काम बनेगा। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं साहब अभी तो रिजल्ट केवल बैक्टीरिया बढ़ाने से ही आ रहे हैं, आपकी बात को हम निराधार करते हैं, तो मैं अपनी बात को निराधार मान लेता हूँ। पर कब तक मानूंगा? 20 साल के लिए मैं कह देता हूँ कि मेरी बात 20 साल तक निराधार रहेगी, फिर इसमें आधार बन जाएगा। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो 70 सालों में आपने केमिकल डाले थे, उनके जो रेसिड्यू पड़े हुए थे, जो 10% तो मिले प्लांट्स को, 90% डिस्पोज हो गए मिट्टी के अंदर, मतलब बॉन्ड बनके और मिट्टी के अंदर फिक्स डिपॉजिट हो गया। वो 90% आपके चलेंगे 20 साल। खूब बैक्टीरिया डालिए, खूब बैक्टीरिया बढ़ेंगे, खूब बैक्टीरिया वो एलिमेंट को निकाल के देंगे, आपको लगेगा वाह मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा उपज आ रहा है। और जब 20 साल के बाद, 10 साल के बाद सारे वो केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे जो मिट्टी के अंदर रेसिड्यू के रूप में पड़े थे, एकदम पूरा सब मामला ख़त्म हो गया, खजाना ख़त्म हो गया। फिर ये बैक्टीरिया को आप बढ़ा के और उत्पादन लेके बता देना, तब मैं अपना नाम बदल दूंगा उस समय पे। फिर क्या? क्योंकि ये आइडल बात है, ये विज्ञान की बात है। तो इसलिए फिर मैं वापस वही बात पे आता हूँ कि आप ट्रेन चेंज कर रहे हो ना, इसके साथ में आप ट्रैक भी चेंज करो। एक ही बार बदलो ना यार, जो भी बदलना है, ठीक है, ताकि आपको हजारों सालों तक कोई बदलने की ज़रूरत ना पड़े। और जो लोग आज इस बात को मान लेंगे ना, उनको 10 साल 15 साल बाद तकलीफ नहीं होएगा। नहीं तो फिर 15 साल बाद उनको आदत तो बदल गई अब उनकी। अब ये आदत जो है ना हैरान करेगी उनको। तो क्या हैरान होंगे? तो हैरान नहीं होंगे लोग क्या करेंगे? जो बेचारी कंपनियां केमिकल फर्टिलाइज़र बना रही ना, वो ही आपको जैविक फर्टिलाइज़र बना के देगी और फिर आप वापस आके खरीदना चालू करोगे। वो तो चालू हो गया। नहीं, ये अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है, आप समझिए। अभी ये स्टार्टिंग फेस है। आप 15 साल बाद देखना भारत की सिचुएशन क्या होने वाली है। ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया ना उन्होंने। तो जितना ये जीवाणु डाल के या जीवाणु बढ़ा के खेती करने वाले लोग हैं ना, ये सारे लोग खाद खरीदेंगे, आप देख लेना, 100% खरीदेंगे, क्योंकि आप इनको अब दूसरी आदत लगा रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कंफ्यूज मत होइए, आप मेरी भी बात मत मानिए, आप प्रकृति के विज्ञान की बात तो मान सकते हो ना। अब देखो मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ। अब आपको हम ले चलते हैं 100, 200, 500, 1000 साल पहले, ठीक है। भारत में खेती कैसे होती थी पहले? क्या वो लोग भी एलिमेंट डालते थे? क्या वो लोग भी बैक्टीरिया डालते थे? तो वो लोग ना तो बैक्टीरिया डालते थे और ना ही एलिमेंट डालते थे, लेकिन वो लोग रिसाइकिल करते थे, और रिसाइकिल में बैक्टीरिया और एलिमेंट दोनों मिलते थे। बात आ रही ना समझ में? लेकिन ये दोनों काम होते थे जो आज हम बोल रहे हैं, जो दोनों काम होना चाहिए। हम रिसाइकलिंग के लिए, मतलब रिसाइकलिंग कह लो इस बात को, या आप ये कह लो, मतलब इसके पीछे का एम है रिसाइकलिंग ही, बराबर ना। और या आप ये बात कह लो कि एलिमेंट भी दो और बैक्टीरिया भी बढ़ाओ। तो पहले की जो व्यवस्था पे खेती होती थी उसमें एलिमेंट भी दिए जाते थे और बैक्टीरिया भी बढ़ते थे। अब वो काम कैसे होता था मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान के चलो ये एक पेड़ है, हमने किसी भी पेड़ के रूप में एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये मिट्टी है और यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक फसल है, मान के चलो चावल ही मान लो, या गेहूं का पौधा है ये, इसमें अच्छी बालियाँ लगी हैं और ये इसमें इसकी जड़ें हैं, ये मिट्टी है। अब हमने क्या किया, जब ये फसल आएगी तो हम क्या करेंगे, जो अनाज होगा ना, अनाज को उठाएंगे और अपने घर में लेके आएंगे, बराबर, उसकी सफाई करेंगे, उसकी घनाई करेंगे और उसको अपना चक्की में पीस पास के रोटी खा पी के, और जाके हम कहाँ जाके करेंगे? खेत में। मतलब जो भी हमने अनाज खाया और हमारी मशीन ने जो उसको डिस्पोज कर दिया, बराबर ना, कंपोस्ट कर दिया, वो कंपोस्ट जाके हमने मिट्टी को वापस दे दिया।
करेक्ट। हम पहले यही करते थे जब घर घर शौचालय नहीं बने थे। अभी हमने शौचालय बना लिए, समझ गए ना, अभी हमने शौचालय बना लिए। 100 साल पहले तो सब डब्बा पे चलता था काम, पूरा काम डब्बा पे चलता था। और जब डब्बे पे चलता था ना तो हम सही शॉर्ट समय पे उठते थे। 4 बजे उठते थे हम, और उजाला होने के पहले हमारा डब्बा वाला काम हो जाता था। अभी जब से हमने घर में शौचालय बना लिया, उठेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे भी उठेंगे तो कौन देख रहा आप क्या कर रहे हो, सही है कि नहीं। तो हमने एक व्यवस्था गड़बड़ की तो एक और व्यवस्था साथ में गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया, जो पार्ट ऊपर का अनाज वाला था, अब इस पौधे की जड़ बनाने के लिए पहले तत्वों की जरूरत पड़ी। तो मिट्टी से पौधे ने तत्व उठाए तो जड़ बनाई, उसने तत्व उठाए तो ये तना बनाया, उसने सारे तत्व उठाए तो पत्ती बनाई, उसने सारे तत्व उठाए तो वो फल बनाया। फल को उठा के आपने खाया, वापस जाके मिट्टी को दे दिया। जो पत्ती थी, जो तना था, इसको उठा के आपने अपने पशुओं को दे दिया, गायों को दे दिया। गायों ने उसको खाया, उसका गोबर बनाया, फिर वो गोबर वापस डाल के मिट्टी में डाल दिया आपने। फिर जाके जो जड़ थी वो आपने जाके ही खेत में वापस जोत दी। तो क्या हुआ, बैक्टीरिया बढ़े और एलिमेंट भी मिले। मतलब पौधे ने जो जो एलिमेंट उठाए थे वो सारे एलिमेंट अनाज के रूप में, पत्ती के रूप में, तने के रूप में, जड़ के रूप में वापस मिट्टी को मिल गए। इसका मतलब ये कि जब मिट्टी में कार्बनिक खाद गया, मतलब हमारा कंपोस्ट गया, गाय बैल भैंस का कंपोस्ट गया, और इससे कंपोस्ट जाने से मिट्टी के अंदर कार्बन वैल्यू बढ़ गई। तो कार्बन बढ़ा तो बैक्टीरिया बढ़ गए, ठीक है। और उसके अंदर जो एलिमेंट थे उससे वो सारा भोजन मिल गया जो पौधे ने उठाया था। तो जो भोजन पौधे ने उठाया था वो भोजन भी मिल गया, और वो सारे बैक्टीरिया भी वहां पे मल्टीप्लाई हो गए। अब इसी बात को आप उठा के आ जाओ जंगल पे, जो अभी आप समझ सकते हो। जंगल में हम 1 किलो भी कोई भी तो बैक्टीरिया डालने नहीं जा रहा, और ना ही कोई 1 किलो खाद भी डालने जा रहा। लेकिन खाद और बैक्टीरिया का दोनों का काम हो रहा वहां पर। कैसे हो रहा, एक पेड़ जब बड़ा होता है वो सारे तत्व मिट्टी से उठाता है, फिर वो अपना तना बनाता है, फूल बनाता है, पत्ती बनाता है, फल बनाता है, और वापस जाके वहीं पे गिरा देता है। जब वो पत्ती, तना, फूल, फल, डाली जो भी गिरती है वो जाके मिट्टी में पहले कंपोस्ट होती है, सड़ती है, विघटित होती है। और विघटन के समय जो बैक्टीरिया वहां पर आते हैं वो उसको विघटित करके मर जाते हैं, और विघटित की हुई पत्ती में कार्बन रिलीज हो जाता है, और उसके सारे एलिमेंट जो प्लांट्स ने उठाए थे वो सारे एलिमेंट वापस से घुलनशील अवस्था में मिट्टी में आ गए। अब वो जाके प्लांट्स ने, फिर बैक्टीरिया बढ़ गए, कार्बन मिल गया, फिर वो एलिमेंट मिल गए, तो फिर वो सारा काम हो गया। तो हमें इसलिए खाद भी नहीं डालना और ना बैक्टीरिया बढ़ाना। लेकिन अब यहाँ पर परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है, पर वैसे ही है। वैसे इसलिए है क्योंकि काम तो वही करना है हमें, बैक्टीरिया बढ़ाने का और एलिमेंट बढ़ाने का। लेकिन अभी डिफरेंट थोड़ा इसलिए है क्योंकि अभी हमने पिछले 70 सालों में खेती की जान निकाल ली है। उस जान को रिफिल करने के लिए आपको डाइट भी देना पड़ेगी और बैक्टीरिया भी बढ़ाना पड़ेंगे। और जब ये काम रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा तो ये दोनों ही काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सरल बात है। हमारे जहन में जब उतर जाए, और बड़े बड़े लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि मतलब जो है ना, 2 गाय रखो 1 एकड़ के पीछे, आपका पशुधन बढ़ेगा तो जितनी घास खरपतवार होगी आपको बीडी साइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक आदमी लगाओगे, घास निकालेगा, गाय को खिलाएगा, उससे दूध आएगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो आदमी का खर्चा निकलेगा। तो आप जो है ना, ए मेथड पे मत जाओ, आपको वापस अपनी मेथड पे ही जाके काम करना चाहिए। उससे गोबर मिलेगा, आपका खाद का खर्चा कम होएगा, दूध भी बढ़ेगा, गोबर का से खाद मिलेगा, उसका खर्चा कम होएगा। जब आपके खेत में पशु शांत होगा, गाय शांत होगी, उसका समाधि खाद बनेगा, ठीक है। तो समाधि खाद जो है ना, दुनिया की सबसे पावरफुल खाद होती है। और जब भी कोई जानवर शांत हो जाए तो उसको आप 10 फीट गहरा खड्डा खोद के उसमें नमक डाल के और उसको पैक कर दीजिए। 6 महीने बाद उसको निकाल के आप वो खाद यूज़ करिए। वो एक ऐसी चमत्कारिक एटॉमिक खाद है कि आप 1 किलो भी किसी पेड़ में डाल दोगे तो 3 दिन बाद उसकी सूरत आप देख लेना, अलग ही सूरत हो जाएगा उसका। तो ये जो समाधि खाद है, आप अगर 10 जानवर रखते हो तो आपका एक एक आप जाके, ठीक है,
आप कुछ मत करो, वो जानवर आप 1 एकड़ के खेत में ही जाके 10 फीट गहरा खड्डा खोद के वहीं उसको दफना दो। आपको खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कम से कम कुछ नहीं तो 5 एकड़ के दायरे को अपने बैक्टीरिया फेंक देगा। 5 एकड़ को एक बार अगर किसी जानवर को आप एक मतलब गिरा दो तो उसका जो समाधि खाद बनेगा, उस खाद का जो बैक्टीरिया उसमें डेवलप होंगे वो कम से कम 5 एकड़ भूमि तक को प्रभावित करेंगे। तो ये इतना बड़ा काम है और इस पे कितना काम हो सकता है। तो कुल मिला के जो रिसाइकलिंग बेस्ड वाली बात है वो यही है कि आप समाधि खाद भी बनाइए। जितने जानवर आपके पास बढ़ जाएंगे, मरेंगे, ठीक है, आप उनको दफनाइए। कौन कौन से जानवर बेस्ट होते हैं? वैसे तो इंसान भी सबसे बेस्ट होता है। मतलब जो है ना, इंसान को भी आप अगर समाधि खाद बनाने में ले जाओ तो सबसे अच्छा ये काम भी है। अभी हमने आयुष मंत्रालय को कोरोना के दौरान 3 पत्र लिखे और उनको बोला कि जितने लोग मर रहे हैं ना, आप उनको बर्न मत कीजिए, जलाइए मत। आप ऐसी मुंड पहाड़ियों पे गाड़ दीजिए जहाँ पर पेड़ नहीं उग रहे हैं। आप उस पहाड़ी पे जेसीबी लगा दो। जितने लोग डिस्ट्रिक्ट के मर रहे हैं, आप एक टारगेट बना लो कि ये पहाड़ी पे आज सारे लोग जितने मरेंगे वो यहीं गड़ेंगे, और गाड़ते जाओ। और हर एक आदमी का एक आइडेंटिफाई कर दो कि ये आदमी यहाँ पे गड़ा हुआ है, बराबर उसकी नेम प्लेट लगा दो। अगला परिवार जाके उस पे जाके पेड़ लगा देगा, और एक पेड़ जब वहाँ पर लगेगा तो वो उस व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, बराबर ना। और वो पहाड़ी जिस पे आप कभी पेड़ लगा नहीं पाते हो, उसके लिए आपको जीवन में कभी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप पानी डाल दो, फिर वो कुदरती रूप से सस्टेन कर जाएगा। हर साल बारिश में ही वो अपना जीवन जी लेगा। तो कुल मिला के आपको खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है, और हर एक व्यक्ति को हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं। तो कितना बढ़िया होता है। लेकिन अभी बात यही है ना, इधर भी तो उतरना चाहिए ना बात, क्या? तो अभी हमने कितने लोगों को मार डाला और उनकी हमने पहचान भी नहीं करी। आप उन फैमिली से पूछिए जिनकी फैमिली में लोग नहीं रहे, उनको शक्ल भी देखने को नहीं मिली, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो एक किल करती है बात अंदर से, समझ रहे ना। तो वो हमेशा के लिए एक किलिंग बन जाता है। और अगर हम ऐसा कर देते तो हम सारी ज़िंदगी उनको याद रखते, और एक पेड़ के रूप में जब हम याद रखते तो शायद उसमें और कुछ भी परिवर्तन कर पाते कि यार जो है ना, जब ये ऐसा हो सकता है तो हम भी और कुछ और कर सकते हैं। तो पता नहीं हम कितने लोगों को, अभी 4-5 लाख लोग, 10 लाख लोग जो भी मरे देश में, इतने सारे पेड़ लग सकते थे क्या, और कितनी पहाड़ियाँ हरियाली में आ सकती थी। तो ऐसे करके हमने लेकिन लोगों को भी बताया। तो लोगों ने कई हमारे मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ हमने शिविर किया, उनको हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना बॉन्ड भर के जाता हूँ, और उन्होंने अपना बॉन्ड ऑलरेडी भर दिया है कि हमको जलाया मत जाए, हमारा समाधि खाद बनाया जाए। पेड़ आप परिवारजन के ऊपर सौंप दिए कि तुम्हें जो पेड़ लगाना तुम लगाओगे, पर हमें जलाओगे मत, हमें दफनाओगे, और हमारा समाधि खाद बनाया जाएगा। या तो खेत में बनाओ, या तो किसी भी पहाड़ी पे बना देना, या किधर पे भी बना देना, पर जलाना मत। तो ऐसा हर एक आदमी कर सकता है, एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। नहीं तो जलाने के बाद भी तो वही सारी चीजें हम मिट्टी में, नहीं, वो एयर में चली जाती है। जलाने के बाद जो है ना, फिर आप क्या करते हो, बिखेर देते हो अपने आप को, समझ रहे ना, अपने आप को बिखेर देते हो। जब आप दफनाए जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है बेसिकली, वो बैक्टीरिया का भोजन होता है, समझ गए ना। और उस भोजन से तमाम इतनी तादाद में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं बेहिसाब। और अगर आप जहाँ पर मतलब आप ये करते हो और वहाँ पर आप पेड़ लगा, तो जीवन में कभी आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय तक वो खाद काम करता है, लंबे समय तक। तो हर एक इंसान अपने लेवल पे ये काम कर सकता है, कम से कम वो अपना तो कर ही सकता है, किसी और का ना करे तो ठीक है। जब आपकी इस बात से एक बात समझ में आ रही, जब नहीं तो हम लोग की किसी का देहांत होता है तो खेत में ही दफन कर देते हैं। दफन किया जाता है, बराबर, गाँव में अभी वो सही है, वो नहीं होना तो पुरानी चीज का तो ये चैलेंज हो गया ना। हम लोग जलाते थे पहले, सब लोग यही कॉन्सेप्ट से कि वो जला के पंचतत्व फिर से मिट्टी। पहले की डेफिनेशन अलग थी। पहले हम जंगल भी तो नहीं काटते थे, राइट। बताइए आप, पहले जंगल भी तो नहीं काटते थे, और एक काटते थे तो 10 ठो पेड़ लगा के जाते थे, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत थी कि कम से कम हम इतना तो करके जाएं कि हम मरने के बाद हमारी लकड़ी मिल जाए। लेकिन आज के इंसान में तो ये इंसानियत नहीं बची ना, वो लड़ने लग जाएगा लकड़ी पे से, समझ रहे ना, वो लड़ने लग जाएगा। लेकिन अभी वो हमारे अंदर पेशेंस नहीं बचा, वो सब नहीं बचा, इसलिए डेफिनेशन बदल दो, कोई बुराई नहीं है। सर वहाँ बालोतरा में, पचपत्रा में जहाँ नमक बनता है,
तो वहाँ किसी को गौशाला मिली हुई है, तो उनके पास हजारों गायें हैं, तो वो जो मरती है ना, तो वो उनको वहीं पर हाँ, वो कर देते हैं। बहुत बढ़िया, तो गुड, वो हाँ। जो उन्होंने अभी हम 2-3 महीने पहले हम वहाँ पे देखने गए थे, तो वो जो सांभर, वो जो पचपदरा जो झील है नमक की, जहाँ कुछ भी नहीं लगता है, उन्होंने वहाँ पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं बराबर पीपल के। 100% उन्होंने लक्ष्य बना रखा है कि 6 लाख पीपल मैं यहीं पर तैयार करूंगा और यहीं से सबको बांटूंगा। देखिए वो तो पता है क्या है, समाधि खाद पचपदरा में इस दुनिया की सबसे चमत्कारिक खाद है, सबसे चमत्कारिक खाद है। उस खाद के टक्कर में तो कोई खाद है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इस खाद पे हम लोग काम कर सकते हैं और हर लेवल पे प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कम से कम आप अगर चाहो तो अपना जीवन का संकल्प लेके जा सकते हो कि हमने इतने पेड़ काटे हैं, इतनी धरती वो की है, हमारे शरीर का क्या बेस्ट उपयोग हो सकता है, वो इस संसार के काम आ जाए, ऐसे हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सर 2-3 चाहिए क्या इधर? हैं? नहीं 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 कहिए तो चुन लीजिए। लोग आना बंद कर देंगे यहाँ पे। नहीं वो इधर नहीं जाना अभी। इन सब का PDF भी नहीं होगा, ठीक। तो बात बाहर भी नहीं जाएगी। जो आया यहीं रह गया। समाधि खाद बनती है बोले इधर पे। इधर नहीं जाना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप सब अपने अपने यहाँ घरों पे दफनाए जाए। जानवरों के लिए डेप्थ कितना लेना है सर? 10 फीट। जानवर हुआ आदमी सबको 10 फीट। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण और संतुलित डाइट पर। जो संपूर्ण और संतुलित भोजन मिट्टी को हमें देना है और वो कैसे बनेगा, क्या क्या उसके फार्मूले हैं और क्या क्या वो एलिमेंट हैं जो पौधे को ज़रूरी लेवल पे चाहिए होते हैं। तो पहले नंबर हम पौधे ही से जाके पूछते हैं कि आपको कितना मात्रा में क्या क्या चीज़ चाहिए पड़ता है, उसके हिसाब से ही तो हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगर किसी पौधे से जाके आप पूछोगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधे को, अगर जैसे ये आम के ही पेड़ से पूछें कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो हमको ये दिख रहा है इस पेड़ में कि सबसे ज़्यादा इसमें डालियाँ हैं, सबसे ज़्यादा मोटा तना है, फिर छोटी छोटी डालियाँ हैं, फिर टहनियाँ हैं, फिर उसके बाद पत्ती है। तो हमें इस पेड़ में अभी पत्ती और तना, डाली और ये जड़ के अलावा इसमें अभी और कुछ तो दिख नहीं रहा। सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि इस पेड़ में अभी पत्ती और डाली, मोटी छोटी पतली सब मिला के डाली मतलब डाली। तो डालियाँ और पत्तियाँ हैं, तो पत्तियाँ बनाने में किस चीज़ का रोल है और डालियाँ बनाने में किस चीज़ का रोल है, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए और पता लग जाए तो हम उसके बिहाफ पे फिर फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पेड़ को अगर देखोगे तो इसमें सबसे मोटा पार्ट जो है वो तने का है और तना जो है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। मतलब इस पेड़ में पत्ती के अलावा जो भी इसमें पत्तियों में इवन नसें हैं, उनके जो छोटे छोटे निप हैं, डंठल हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, ये सारा कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। तो मेजर एलिमेंट प्लांट्स को चाहिए क्या? कैल्शियम और फॉस्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी पौधा लगाते हो, सबसे पहले नंबर क्या बनता है उसका? स्टेम बनता है, तना बनता है। तने के बाद ही तो उसमें पत्तियां लगती हैं, पत्तियों के बाद फिर फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। तो कोई भी पौधा अगर वो अपनी बॉडी से स्ट्रांग होना चाहता है या किसी भी फसल को आप उसको ताकत देना चाहते हो, तो सबसे पहले नंबर उसको कैल्शियम और फॉस्फेट की ज़रूरत को पूरा करो। नंबर 1 बड़ा एलिमेंट, ठीक है। नंबर 2 एलिमेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को चाहिए, वो चाहिए नाइट्रोजन, जो पत्ती बनाने के काम में आता है ना। जितनी भी ग्रीन आपको पत्तियां दिख रही हैं, ये सारा नाइट्रोजन का कमाल है। ये नाइट्रोजन की वजह से ही ये ग्रीन है और नाइट्रोजन की वजह से ही ये निकली हुई है। अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन नहीं होता तो ये पौधा पत्तियां नहीं बना पाता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन चाहिए पत्तियां बनाने के लिए। तो दूसरा बड़ा तत्व चाहिए नाइट्रोजन। तीसरा बड़ा एलिमेंट क्या होता है इसमें कि इसके बाद इसमें फूल आएंगे और फल आएंगे। तो फूल और फल के लिए जो जिम्मेदार एलिमेंट होता है वो पोटेशियम होता है, पोटास होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूल और फल बनाने के लिए पोटास चाहिए,
पत्तियां बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और ये पूरा प्लांट बनाने के लिए फॉस्फेट और कैल्शियम चाहिए। तो 4 एलिमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पूरे प्लांट की साइकिल में या लाइफ में, ठीक है। अब लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 ही एलिमेंट आपको चाहिए, इसके अलावा बहुत सारे तत्व भी चाहिए। जैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट से आपकी हड्डी बनी हुई है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट आपकी बॉडी में ज़्यादा है। फिर इसके अलावा मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी हैं, बहुत सारे और छोटे छोटे एलिमेंट भी हैं, सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंप्लीट डाइट चाहिए, संतुलित डाइट चाहिए, ताकि हर तत्व को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप मतलब शरीर में दे पाओ और एक कंप्लीट बैकअप बना पाओ। तो ये बड़ी मात्रा में जो तत्व चाहिए वो हम अलग अलग फार्मूले से देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो एक बैकअप प्लान चाहिए, कि बैकअप प्लान क्या है, जैसे मान के चलो एक गोबर की खाद जब हम डालते हैं, तो गोबर की खाद में क्या होता है, संपूर्ण आहार होता है, मतलब सभी तत्व होते हैं, लेकिन वो सभी एलिमेंट बहुत थोड़ी 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 मात्रा में होते हैं। अब जब हमने गोबर की खाद डाली तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलने वाले या लगने वाले तत्व तो मिल गए उसको जितना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में चाहिए थे, गोबर में भी थोड़ी मात्रा में थे, लेकिन जो बड़ी मात्रा में चाहिए थे वो थोड़ी मात्रा में मिले। समझ गया ना। तो अब आपने गोबर की खाद डाली और आप कह रहे हो कि गेहूं की फसल अच्छी बन जाए, तो गेहूं का जब तक तना अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक कल्ले और तने नहीं बनेंगे तब तक पत्तियां और फ्लावर्स और उसमें दाने अच्छे से नहीं आएंगे। तो इसका मतलब उसको गोबर की खाद तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट भी चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि तना बनाना है उसे। ऐसे ही कोई भी प्लांट जो बड़ा होता है, जिसमें तना स्टेम बड़ा होता है, उसको कैल्शियम और फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले नंबर हम नॉर्मल कंपोस्ट की बात करते हैं, जिसमें हम पौधे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे एलिमेंट देंगे। फिर उसके अलावा हम जो बड़ी बड़ी मात्रा में पौधे को भोजन के रूप में एलिमेंट चाहिए, उनके फार्मूले अलग बनाएंगे। तो पहले नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर संपूर्ण और संतुलित भोजन की, जिसमें सबसे पहला है सामान्य कंपोस्ट। सामान्य कंपोस्ट, और सामान्य कंपोस्ट का मतलब ये है कि नॉर्मल कंपोस्ट है ना। नॉर्मल कंपोस्ट का मतलब ये हुआ, पहले नंबर तो कंपोस्ट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बराबर ना। कल हमने आपको बताई थी, अभी फिर से बता देते हैं। कंपोस्ट की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हल्का वजन हो, हल्का वजन, काला कलर और सौंधी खुशबू, ये है कंपोस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब आप किसको कंपोस्ट बोलोगे, इसको कंपोस्ट बोलोगे जिसमें ये 3 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सामान्य कंपोस्ट के बारे में। तो सामान्य कंपोस्ट मतलब क्या, तो सामान्य कंपोस्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें कई तरह के कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर तो गाय का गोबर यूज़ किया जा सकता है, गाय का गोबर। नंबर 2, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, मुर्गी भी आएगी इसी में, हाथी भी आएगा इसी में, हिरन भी आ जाएगा, नीलगाय भी आ जाएगा, सभी कोई भी जानवर का कंपोस्ट नॉर्मल कंपोस्ट की कैटेगरी में आएगा, बराबर ना। और कंपोस्ट का मतलब ये 3 चीज़। तो हमने पहले नंबर गाय का गोबर लिया, बकरी, भैंस, गधा, घोड़े और बैल का भी चलेगा, और बाकी और अन्य जानवर का भी चलेगा। फिर हरा कचरा, सूखा कचरा, इसके बाद आपका आ जाता है सिटी वेस्ट,
शहर का गीला कचरा, गन्ने की मरी, ठीक है, इतने तरह के चीजें लेके कंपोस्ट करके नॉर्मल कंपोस्ट के रूप में हम इसे डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पास अगर गाय का गोबर है, ये नहीं है तो बकरी का है, भैंस का है, गधे का है, घोड़े का है, हाथी का है, बैल का है, भैंस का है, सभी का चलेगा। आपके पास हरा कचरा है, मान के चलो आपके पास वेस्ट बहुत है, ग्रीन वेस्ट, उसका कंपोस्ट भी चलेगा। सूखा कचरा है, उसका भी कंपोस्ट चलेगा। सिटी वेस्ट है, उसका भी कंपोस्ट चलेगा। गन्ने की मरी है, मतलब प्रेस मड है, उसका भी कंपोस्ट चलेगा। इसको मोलासिस बोलते हैं। नहीं, मोलाइसिस अलग चीज़ है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मरी जो है ना, मरी जो होती है बेसिकली गन्ने के मैल से निकलती है। मोलाइसिस गन्ने का ही रस होता है एक्चुअली, है ना, जला हुआ रस होता है गन्ने का, उसको मोलाइसिस बोलते हैं। मोलाइसिस को आप बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पर गन्ने की मरी को हम कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। होगा, केमिकल होगा, 100% होगा, पर हम केमिकल को मतलब ये सोच के कि ये इसमें केमिकल होएगा तो हम एक कदम भी फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कंपोस्ट कर लेना है उसे। कंपोस्ट करने के बाद उसके मतलब केमिकल के मैक्सिमम रेसिड्यू ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो कंपोस्ट नहीं हुआ, आपने डायरेक्टली लिया, तो वो फिर बुरा असर करेगा। मतलब इसको भी कंपोस्ट करना। अभी तो हमने ये नॉर्मल सामान्य कंपोस्ट की बात की, अब हम बता रहे हैं आपको कि कंपोस्ट बनाना कैसे है। पहले तो ये सामान्य कंपोस्ट में ये सारे कंपोस्ट आ जाएंगे, मतलब इनमें से किसी भी एक का कंपोस्ट सामान्य कंपोस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है वो समझ लीजिए, और बनाने के लिए बहुत साइंटिफिक विधि है और उसी विधि का आपको इस्तेमाल करना है। उससे अगर 19-20 आपने मामला किया तो वो प्रॉपर कंपोस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अभी क्या करना, वो विधि आपको, ये आपको एक पिट बनाना है। इस पिट की जो चौड़ाई होगी वो मैक्सिमम 4 फीट रख सकते हो आप। इस पिट की जो लंबाई होगी मैक्सिमम 12 फीट रख सकते हो आप, और इसकी जो ऊंचाई होगी यू शेप के कर्व के साथ में 2 फीट रख सकते हो आप। ऐसे आपको टर्नल बेड बनाना है। इसकी ऊंचाई हुई 2 फीट। कंडीशन, ये पेड़ की छाया में होना चाहिए, या तो अति घनत्व शैडो में होना चाहिए, या टीन शेड भी चल जाएगा, पर वो सबसे लास्ट में है। पहली प्राथमिकता है पेड़ की छाया, दूसरी प्राथमिकता इस शेड के अंदर करो, है ना। मतलब इन दो में से कहीं पर भी एक जगह पे आप इस कंपोस्ट को बना सकते हो। अब क्या करना है, कोई भी इनमें से कोई भी आपने एक रॉ मटेरियल पकड़ा, मान के चलो हरा कचरा उठा लिया, या बकरी का या गाय का गोबर उठा लिया, तो गाय का गोबर हमने डाला कितने एरिया में, 4 फीट चौड़े एरिया में, 2 फीट ऊंचाई एरिया में, और 12 फीट लंबे एरिया में। तो बेसिकली हमें यू शेप का ऐसा टनल बनाना है। ये टनल बनाने का साइंटिफिक कारण है कि एरिएशन प्रॉपर सारी जगह में हो पाता है। अगर हम इसको यूं सीधा उठा देंगे और ऐसे फ्लैट कर देंगे तो पूरे एरिया में एरिएशन नहीं जाएगा, और एरिएशन नहीं गया तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को जीने के लिए भी भोजन, हवा और पानी चाहिए, ठीक है। तो भोजन तो बैक्टीरिया का गोबर है मान लिया, पानी गोबर के अंदर ऑलरेडी है मान लिया, लेकिन हवा अगर नहीं गई गोबर के अंदर तो बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया ने काम नहीं किया तो गोबर जैसा डालोगे वैसे ही 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद निकलेगा। तो हमें क्या करना है, यू शेप का टनल बनाना है, ताकि एयर जो है ना यहाँ से भी जा सके, ऊपर से भी जा सके, आजू बाजू से भी जा सके, समझ गए ना। और ऐसा अगर हम कर देंगे तो केवल ऊपर से जाएगी, आजू बाजू से जाएगी, सेंटर में नहीं जा पाएगी, बीच में नहीं लग पाएगी। और यू शेप का कर्व बनाने से इधर से गई तो 2 फीट गई, इधर से गई तो 2 फीट, इधर से 2 फीट, इधर से 2 फीट, तो पूरा एरिया अंदर का कवर करेगी, ठीक है। तो ऐसे करके यू शेप का कर्व बनाना, और पेड़ की छाया में इस पिट को बनाना आपको, या तो फिर आप शेड के नीचे पिट बनाइए, या आप मल्टी लेयर के स्ट्रक्चर के अंदर पिट बनाइए। तीनों में से कहीं पर भी ये पिट आप बना सकते हो। इस पिट को बनाने के बाद
आप इस पे जूट का बोरा ढक दीजिए, ठीक है। फटे हुए बाज़ार से बोरे खरीद के लाइए, सबसे बेस्ट होता है, 10 रुपये 5 रुपये के मिल जाते हैं। और नहीं तो आपके ज़िला में या आपके इलाके में कहीं पे भी तो आरसीसी सड़क बनती है, सड़क बनाने के बाद वो बोरे डाले जाते हैं। जब सड़क बन जाए और बोरों का काम ख़त्म हो जाए तो आप उठा के ला सकते हो, क्योंकि वो सड़क पे ही पड़े कुचल के पूरे सड़ जाते हैं। तो बेटर है आप उनको ला के और उनको सुई धागा से ऐसा मोटा मोटा सिल लो और बस ए साइज़ का सिल के ऊपर एक तिरपाल बना लो, तो 1 डेढ़ 2 साल तक आपकी वो तिरपाल चल जाएगी और फिर वो जाके इसी में वापस कंपोस्ट भी हो जाएगी। तो ऐसे करके, या फिर बाज़ार से भी फटे हुए बारदाना मिलता है, वो ला सकते हो, 10 रुपये 15 रुपये का मिल जाता है एक बोरा। तो आपको 4 बोरे लगेंगे टोटल, 50-60 रुपये के बोरे में ये पूरा ढक जाएगा। ढकने के बाद आप क्या करोगे, 15 से 20 दिन के अंतराल में इसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए पानी डालोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पलटी किया। और पलटी कैसे करना है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पलटना है, हमने यहाँ पे फावड़ा मारा, ऐसे कट करते हुए। अगर बाय द वे इसमें प्रॉपर एयर कहीं पर नहीं जा रही है तो पलटी करने से 20 दिन के बाद में हम एक एयर का फ्लो दे देंगे, ये उसका पर्पज़ है, ठीक है कि नहीं। अब मान के चलो आपने 20 दिन में पलट दिया, एक बार फिर 20 दिन में पलट दिया, और मॉइस्चर को 25% आपको रखना है। एक्सेस मॉइस्चर रखोगे तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, कम मॉइस्चर रखोगे तो भी बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए 25% का मॉइस्चर एवरी टाइम मैनेज करके रखो आप। बोरा ढक के रखोगे तो कभी भी पानी इवापरेट नहीं होएगा, मॉइस्चर बना रहेगा। और 20 दिन में आप 20 लीटर 30 लीटर भी इसमें पानी डाल दिए ना, तो वो मॉइस्चर 25% मेंटेन रहेगा, और आप पलटी मार दो। आफ्टर 20 डेज बाद फिर कर दो। ऐसे 3 बार आप करोगे, ये कंपोस्ट रेडी हो जाएगा 90 दिन के अंदर, 70 से 90 दिन में। अब इस कंपोस्ट को अगर आपको जल्दी कंपोस्ट करना है, जल्दी सड़ाना है, तो इसके लिए आपके पास उपाय है, आप वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। और वेस्ट डिकम्पोज़र हमने आपको उस दिन एक दिन बताया था, उसको कैसे बनाना। 24 घंटे तक 5 एलिमेंट मिला के रखना और घोल के फिर आप पानी की जगह पे उसको छिड़क सकते हो। तो हमने ये पिट बनाया और 20 दिन बाद हमने वो छिड़क दिया। या तो पहली बार में पिट बनाओ और पीछे से छिड़क दो, तो वो काम करने लग जाएगा। और फिर हमने 20 दिन के बाद उसको पलटी मारी और फिर हमने वेस्ट डिकम्पोज़र छिड़क दिया, या फिर हमने छिड़क के ही वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दिया। समझ गए ना। तो इससे क्या होगा कि जो काम आपका 70 से 90 दिन में होने वाला है, 70 से 90 दिन में पकने वाला है, वही काम आपका कितने दिन में हो जाएगा, 40 से 45 दिन में हो जाएगा। तो कुल मिला के आप अगर 2 बार में वेस्ट डिकम्पोज़र पहली बार जब पिट बनाया तभी डाल दिया और 20 दिन बाद डाल दिया, तो 40-45 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, पच जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। तो कंपोस्ट की डेफिनेशन ये है, ये। और जब ये पच जाएगा तो ये हल्का कलर हो जाए, हल्का वजन हो जाएगा, काला कलर हो जाएगा और सौंधी खुशबू देने लगेगा। जब ये हो जाए तो समझ लो कि ये कंपोस्ट बन चुका है। आप फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस्तेमाल नहीं करना तो इसको स्टॉक भी रख सकते हो। और स्टॉक कहाँ रखना है, जहाँ पर आप कंपोस्ट शेड में बना रहे हैं वहीं एक कोना फिक्स कर लीजिए और उसी में आप एक ढेर लगा के हिप बना के आप रख दीजिए। समझ गए। तो आपको कंपोस्ट को बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं है और एक जगह पे आप स्टॉक करते जाइए, भरते जाइए, ऐसे आपको स्टॉक करना है। बराबर। ये बन गया आपका कंपोस्ट। अब आप कहोगे कि ये पिट है, खड्डा नहीं है, ये ज़मीन पर है, सिंपल ज़मीन पर है। ये टनल आपने बोला सुरंग, ऐसा कुछ सुरंग तो नहीं है ना। आपने ढेर लगा दिया और ढेर को ही यू शेप बना दिया, ठीक है। आपको ढेर ही लगाना है यू शेप का और उसकी टॉप की हाइट 2 फीट रखनी है, चौड़ाई 4 फीट रखनी है, 12 फीट लंबाई रखनी है। खड्डा नहीं है ये। अगर इनकेस आपके पास खड्डा है और अगर आप बनाना चाहो तो ये काम खड्डे के अंदर भी कर सकते हो, पर खड्डा 2 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास तीसरा एक और विकल्प है, 1 फीट का खड्डा बना दो और 1 फीट ज़मीन से ऊपर रख दो। समझ गए। ये भी एक विकल्प है और ये ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है। इससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1 तो मटेरियल बिखरता नहीं है, आधा तो अंदर है और आधा थोड़ा बहुत इतना ऊंचा है, तो वो फैलता नहीं है। पूरा ऊपर रखने से तो बिखरता है, जब हम पलटी करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट बिखरेगा, तो इसलिए डैमेजिंग परसेंटेज कम होगा। ये हमें कंपोस्टिंग की मेथड यूज़ करनी है और इसी मेथड से आप गाय का गोबर भी कंपोस्ट करेंगे,
इसी मेथड से बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा और बैल जो भी है आपके पास उसका गोबर कंपोस्ट करेंगे। हरा कचरा है अगर तो वो भी इस विधि से ही कंपोस्ट होएगा। सूखा कचरा है तो भी इसी विधि से कंपोस्ट होएगा। सिटी वेस्ट आपके पास है अगर तो वो भी इसी मेथड से कंपोस्ट होएगा। किचन वेस्ट है तो भी वो इसी मेथड से कंपोस्ट होएगा। और अगर गन्ने की मरी है, प्रेस मड है, तो भी वो इसी मेथड से कंपोस्ट होएगा। कंपोस्टिंग की सब की मेथड एक जैसी है। इवन अभी हम और 2-3 कंपोस्टों के बारे में बात करेंगे, उन सभी की भी विधि यही है। क्लियर हो गया ये तो? सर एक साथ वो सब डालेंगे। ये जो है इसको एक बार समझाइए। ये जो टनल है बेसिकली आप समझ लो कि हमने गोबर का ढेर लगा दिया इधर, बराबर ना। अब हमने इस ढेर को ऐसे बना दिया, ठीक है। इसकी टॉप की ऊंचाई हुई 2 फीट और इसकी जो चौड़ाई है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडिंग ये हुआ 4 फीट और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हुई 12 फीट। तो आपको जो ढेर लगाना है वो ऐसे ढेर नहीं लगाना, वो ऐसे कर्व बना के ढेर लगाना है, ऐसे जैसे आलू की मेड़ी रहती है। हाँ, आलू और गन्ने की। मतलब जो आप बेड बनाते हो ना जैसे यू शेप का, ऐसे ऐसे आपको बेड बनाना है। क्वांटिटी लगभग इसमें आ जाएगा 1 टन के आसपास, मतलब इतना साइज में। है तो रोज का कैसे करेंगे? हाँ, इतना नहीं है तो लाना पड़ेगा। रोज का कैसे करेंगे? देखो इसमें से अगर मान के चलो थोड़ा थोड़ा सबका मिल गया, थोड़ा सा गधे का मिल गया, थोड़ा सा गाय का मिल गया, थोड़ा सा हरा मिल गया, थोड़ा सा सिटी वेस्ट मिल गया, थोड़ा सा किचन वेस्ट मिल गया, थोड़ा सा फार्म वेस्ट मिल गया, सबको मिला के भी आप इकट्ठा कंपोस्ट कर अगर सकते हो। जैसे अल्टरनेट रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाए, वो पिट में डालते जाए, कर सकते हो। और वो फिर अपने आप पर 90 जब दिन आपका में- पूरा हो जाएगा इकट्ठा, कंपोस्टिंग की प्रोसेस उस दिन से चालू होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने आज डाला तो आज से मानेंगे, फिर लास्ट दिन भी डाल दिया था 60वें दिन तो भी उसको मानोगे। तब तक तो जब smell लास्ट दिन डालोगे वो पहला दिन माना जाएगा आपका, उससे फिर कंपोस्टिंग की प्रक्रिया चालू होगी। उसके बाद जूट उट रखने का। हाँ बिल्कुल। सब ये छोड़ा 4 फीट से कम करके 2 फीट रखे तो ऐसा रोटेट करने का जरूरत नहीं रहता। नहीं, रोटेट तो करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। और 2 फीट चौड़ा करेंगे तो साइज़ कम हो जाएगी, मटेरियल कम बनेगा और पिट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे आपको, पर रोटेट तो करना पड़ेगा एक बार। क्योंकि क्या होता है ना, बैक्टीरिया को थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन जब आप एकदम आप ऐसे हौड़ा पलटी मारोगे ना तो एकदम से और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो काम करना ज़रूरी होता है थोड़ा सा मिट्टी मिला दो आप, या थोड़ा सा गोबर मिला दो उसमें, है ना। हाँ, आधा गोबर और आधा पत्तियों का कंपोस्ट मिला के आप पिट बना दो, आप ऐसे कर सकते हो। उसमें कुछ ऐसा नहीं ऊपर नीचे बीच में या नहीं, मिक्स करके भरो ना सबको, सबको आपस में मिलाते रहे और करते रहे। हाँ सबको मिला के इकट्ठा ढेर लगा दीजिए आप, है ना। तब इसमें मॉइस्चर कितने दिन में एक बार 25% 20 दिन में एक बार देना है ना। अब देखो डिकम्पोस्ट की मात्रा कुछ रखनी चाहिए। दिन पर देना है। कैसे वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर की मात्रा इतनी जगह में 10 किलो लगेगी। इतनी जगह का मतलब 1 टन के आसपास मटेरियल आएगा इसमें, और 1 टन में लगभग समथिंग मोटा आप मान लो जो 20-20 किलो का कॉम्बिनेशन हमने बताया था आपको, वो 10 किलो का कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। 50%, हाँ है ना। 25% 50% लगेगा, मतलब 20 की जगह पे 10 किलो का लगेगा, ठीक है। अब सुनो, ये कंपोस्ट जब हमने बना लिया तो ये कहलाएगा सामान्य कंपोस्ट, और ये इनमें से किसी भी मटेरियल का बन सकता है। अब आते हैं हम दूसरे बड़े कंपोस्ट बनाने पे। ये तो अब ये कंपोस्ट करेगा क्या, ये भी समझ लो। ये कंपोस्ट कंप्लीट आहार है पौधे का, समझ गए ना, कंप्लीट आहार है। क्योंकि इस कंपोस्ट में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, गंधक भी है, आयरन भी है ना, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है, बोरॉन भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, एंजाइम भी है, एसिड्स भी हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, सब कुछ है। पर है कितनी मात्रा में? थोड़ी मात्रा, समझ गए ना। इसमें मेजर मात्रा होती है 18% से लेकर 25% तक कार्बन की। तो कार्बन है 18 से 25% तक, बाकी के जितना भी 75% मटेरियल है वो सब थोड़ा एलिमेंट मिला के है। तो करीब एक पौधे को पूरे लाइफ को ग्रो करने के लिए करीब 46 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब ये 46 एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो आप 75% में 46 एलिमेंट मानोगे तो सबका 1-1, 1.5% हुआ।
तो 1-1.5% सब है, लेकिन एक पौधे को बनने के लिए 1.5% तो सब कुछ चाहिए, लेकिन ये फॉस्फेट कैल्शियम चाहिए 40%। समझ रहे ना, मेजर पार्ट तो यही है। तो ये 40% ये पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो कितना डालोगे आप, तो इसको कितना भी डालो तो भी ये 40% नहीं हो पाएगा। 10 टन डालोगे जब 1% की पूर्ति हो रही है, 10 टन, ठीक है। तो कितना डालोगे ऐसे 40% के लिए, तो आपको कितना 400 टन डालना पड़ेगा, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये डालते हैं हम 10 टन पर एकड़, 10 टन पर एकड़ इसको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े एलिमेंट पर, और दूसरा बड़ा एलिमेंट है हमारा वर्मीफॉस। वर्मीफॉस कंपोस्ट। ये दूसरा बड़ा खाद है, मतलब दूसरा बड़ा एलिमेंट है। मतलब ये तो हमने पहला जो खाद बनाया, ये कंप्लीट जो है ना सभी एलिमेंटों को मिला के बनाया कि उसमें सभी तरह के तत्व मिल गए। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट हुआ। अब इस एलिमेंट में क्या करना है, ये कैसे बनेगा, ये रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी है, वर्मीफॉस। और इसको आप समझ लो जरा गंभीरता से। हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर हमें 2011 में किसी ने बताया, सॉरी 12 में, कि आप रॉक फॉस्फेट खेती में यूज़ करिए। तो मैंने कहा ये रॉक फॉस्फेट क्या है, बोले इसी से डीएपी बनता है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो हमने कहा ये तो डीएपी हुआ। फिर बोले नहीं, ये मिनरल्स है, ये खनिज है जो खदानों से निकलता है, जो हमारे भारत में लगभग बहुत कम है। 3 खदानों को मिला के 14 लाख टन पैदा होता है। भारत में 3 माइंस हैं इसकी बड़ी। नंबर 1 हीरापुर में है, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे। वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट माइंस है, जिसका प्रोडक्शन 3.5 लाख से लेकर 4 लाख टन एक साल में पैदा होता है। मतलब पत्थर निकाल पाते हैं, माइनिंग कर पाते हैं उसकी। और वो पत्थर फार्म में होता है, फिर उसको फर्टिलाइज़र में डाल के उसको पाउडर बना दिया जाता है। 200 मैस 100 मैस का बना देते हैं। और दूसरी लार्जेस्ट माइंस है, इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट माइन है उदयपुर राजस्थान में, जो कि लगभग 6 से 7 लाख टन प्रति वर्ष पैदा करती है रॉक फॉस्फेट को। और एक है दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में, जो कि लगभग 2 लाख टन पैदा करती है, 3 लाख टन साल भर में। ऐसे सब मिला के 13-14 लाख टन ही हमारे देश में रॉक फॉस्फेट पैदा हो पाता है। और केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में अगर हम बात करें तो 36 लाख मेट्रिक टन डीएपी हमारे ऑन रिकॉर्ड हमारी भूमि पे पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे लिए 40 से 45 लाख टन फॉस्फेट चाहिए पड़ता है। तो बाकी का 14 लाख हमारे इधर से हो गया, बाकी का जॉर्डन और इजिप्ट से रॉक फॉस्फेट शिप के माध्यम से हमारे देश में आता है और वो सीधे डीएपी प्लांट में चला जाता है। अब डीएपी प्लांट में इसका क्या होता है, डीएपी प्लांट में इसका ये होता है कि रॉक फॉस्फेट पत्थर फार्म में है। अब प्लांट जो है ना कभी भी मतलब जो है ना पत्थर फार्म में या तो किसी भी फार्म में भोजन स्वीकार नहीं करता। पौधे को चाहिए एलिमेंट, तुम्हारे खाद से उसको कोई नहीं लेना देना, खाद के अंदर जो तत्व हैं उससे उसको लेना देना है। अब रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस तत्व है, लेकिन वो जटिल फार्म में है, सरल फार्म में नहीं है, क्योंकि वो पत्थर में है। आपने पीस भली दिया, उसको पाउडर बना दिया, आटे से भी बारीक बना देते हैं, 150 मैस का कर देते हैं। 150 मैस का मतलब ये कि जो स्किन पे जो हम पाउडर लगाते हैं, और जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल भी हमें नहीं लगता कि कुछ भी हम लगा रहे हैं, बराबर ना, ये स्लिप हो जाता है, इतना फाइन होता है वो। और इतना फाइन पाउडर होने के बावजूद भी उसमें से फास्फोरस तत्व नहीं निकलता, समझ रहे ना, क्योंकि तत्व की संरचना और बारीक होती है और महीन होती है। तो जब तक उसमें से तत्व रिलीज नहीं होगा तब तक पौधे को फायदा नहीं होगा। तो डीएपी में क्या किया जाता है कि वो तत्व को रिलीज करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाती है। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड हम उस पर डाल देंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब कहलाता है, और ये इतना खतरनाक तेजाब है कि आप अगर यहाँ पे डाल दोगे ये लकड़ी पे, जिंदा लकड़ी पे, तो धुआं निकलने लग जाएगा उस लकड़ी से, इतना तेज होता है, मतलब जला देता है उसको। तो क्या होता है, रॉक फॉस्फेट में जब तेजाब डाला जाता है ये, तो ये रॉक फॉस्फेट को जला देता, पूरी तरह से बर्न कर देता। और जैसे ही ये बर्न हुआ तो वो एलिमेंट रिलीज हो जाता है, और जैसे ही एलिमेंट रिलीज हुआ
और ये जाके जैसे ही खेती में गया और वहाँ पर जो है ना ये मिट्टी को मिल जाता है, पौधे को फ़ायदा कर जाता है। लेकिन इसके साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई थी हमने, वो एसिड भी जाती है, और जब एसिड जाएगी तो मिट्टी के अंदर की एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ने से बैक्टीरिया डैमेज होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया एक सामान्य पीएच वैल्यू पे काम करते हैं, और अगर पीएच वैल्यू कम होएगी तो मिट्टी के बैक्टीरिया डैमेज होंगे। तो क्या हुआ, इससे मिट्टी के बैक्टीरिया डैमेज हुए, पर हमें फास्फोरस की कमी तो पूरा करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तत्व यही चाहिए पड़ता है, इसीलिए तो हम डीएपी डालते हैं, समझ रहे ना। तो हमें किसी ने ये बताया सागर में ही कि आप एक काम करो, ये वाला खाद बनाओ और रॉक फास्फेट हम आपको देते हैं, और आप इसको गोबर की खाद में मिला के और खेती में यूज़ करो, तो ये डीएपी का खाद होगा। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। हमने शुरू किया। तो पहले हम क्या करते थे, गोबर को पचाते थे, गोबर को कंपोस्ट कर लिया, और कंपोस्ट करके गोबर कंपोस्ट किए हुए गोबर में रॉक फास्फेट मिला दिया 30 और 70 के रेशो से, और फिर इसमें हमने पीएसबी कल्चर डाल दिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ऐसी मान्यता है कि फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस को सॉल्युबल बनाता है, लेकिन इसका काम फास्फोरस को सॉल्युबल बनाने का नहीं है, ये भ्रम है। इसका काम है फास्फोरस तत्व को प्लांट को देना, सॉल्युबल बनाने का काम नहीं है इसका, बराबर ना। तो क्या हुआ कि जब हमने ये डाल के और प्लांट्स को दिया तो रिजल्ट हमें 20 to 30% के आसपास उसमें हमें मिले, ठीक है। हमें लगा कि ये बाकी की फसलों से थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन इसमें जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या जो भी हम एलिमेंट मिला रहे थे, इसमें वो नक्की काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी भी फास्फोरस तत्व रिलीज नहीं हो पा रहा, और रिलीज होने के लिए एसिड चाहिए, उसको बर्निंग प्रोसेस चाहिए। तो ये तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया करेगा नहीं, ये तो उस तत्व में, मतलब उस फॉस्फेट में, अगर मान के चलो जब हम पीसते हैं ना, तो जैसे गेहूँ पीसते हैं हम, बहुत बारीक पीसते हैं, लेकिन फिर भी हम जब छानते हैं ना तो कुछ तो भी छिलके आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते। तो मान के चलो हमने जब पीसा तो कुछ तत्व जो है ना आ गए होंगे उसमें, तो वो तत्व उठा के प्लांट्स को फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया देता है, और ये जब प्लांट को देता है तो उसके हमें थोड़े बहुत रिजल्ट मिल जाते हैं 20-30%। तो हमें लगता है कि ये काम कर रहा है, पर अभी भी रिजल्ट आपके पास 80% मिलना बकाया है। तो जब हमने ये खाद यूज़ किया तो हम लगातार 3-4 साल काम किए, फिर हमारी इसमें जिज्ञासा बढ़ी कि इस खाद पे और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो एक प्रॉम सोसाइटी है जो 1981 से इस क्षेत्र में काम कर रही है, ये उदयपुर की है, राजस्थान की, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो आप उसका इतिहास पढ़ पाओगे। 1980 से वो इस खाद पर काम कर रहे थे, ठीक है। और वो रॉक फास्फेट में फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और कंपोस्ट मिला के ये बताना चाहते थे देश को कि ये डीएपी का रिप्लेसमेंट है, और उन्होंने किया। और जब उन्होंने ये खाद बनाया तो सरकार को वो लगातार पत्र लिख रहे थे कि आप डीएपी की जगह पे आप इसको यूज़ करवा सकते हैं, या तो आप इसको लागू कर सकते हैं। तो फाइनली इस खाद को लेकर 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उसने रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी के रूप में इस खाद को अंडर एफसीओ ले लिया। अंडर एफसीओ का मतलब ये हुआ फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। ये एक नॉर्म्स है, मतलब जैसे हमारी कानून की संहिता होती है, ये धाराएं हैं, हर धारा हर अपराध पर लगती है, ऐसे ही एफसीओ फर्टिलाइज़र की धारा है। अलग अलग खाद पर अलग अलग धारा लगती है, तो उसके नॉर्म्स हैं, कौन सा खाद किस नॉर्म्स में बनेगा। अगर उसके आप विपरीत नॉर्म्स में बनाते हो वो खाद, तो उस पर आपको एक्ट लगेगा, एक्ट पे उसके आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस खाद को गवर्नमेंट ने एफसीओ में ले लिया, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में, और उसके नॉर्म्स बना दिए, और उसको प्रोम के नाम से उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोम है। प्रोम का मतलब हुआ फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अब आप कहोगे कि जब ये खाद रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी है और सरकार ने भी इसे प्रोम के रूप में ले लिया, तो फिर ये चलन में क्यों नहीं है, ये हर एक की अप्रोच में क्यों नहीं है, हर एक को क्यों नहीं पता ये बात। इसीलिए नहीं है चलन में क्योंकि इसके रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आते हैं पर वही 20 से 30% के आसपास आते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पॉपुलर नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन है ये रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके रिजल्ट लाने के लिए फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को करना है। अल्टीमेट जड़ वो है, अगर फास्फोरस घुलनशील हो गया तो ये डीएपी जैसा रिजल्ट देगा बिल्कुल। लेकिन ये घुलनशील हो कैसे, आप एसिड डालोगे तो घुलनशील होगा, और एसिड आप डाल नहीं सकते। तो हमने इस पे अध्ययन करना चालू किया 2014 के बाद से।
हम पहले 2014 में ट्रायल किए, हमें लगा कि गोबर में एसिडिटी ऑलरेडी होती है, तो हम क्या कर रहे थे, पहले गोबर को कंपोस्ट कर रहे थे और कंपोस्ट होने के बाद फिर इसको इसमें मिला रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना गोबर को जब कंपोस्ट होने के लिए हम 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए छोड़ रहे हैं, उसी के साथ में रॉक फॉस्फेट को मिला के 2 महीने के लिए छोड़ दें, तो गोबर में जो एसिडिटी होगी थोड़ी मात्रा में, जो गाय के पेट से आई है, तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो रिलीज कर देगी। तो ऐसे ही करने से तो हमें 40% रिजल्ट मिल गए। जब हमने गोबर के साथ में रॉक फॉस्फेट को मिक्स करके 2-3 महीने तक कंपोस्ट किया, मतलब इस पिट में कंपोस्ट किया इसी मेथड से, तो नॉर्मल वाले में तो 40-50% रिजल्ट पे बात आ गई। और जिज्ञासा बढ़ गई कि अभी जब गोबर से सॉल्युबिलिटी हो सकती है तो क्या यूरिन तो और ज़्यादा सॉल्युबल कर सकता है, क्योंकि गाय के मूत्र में गंधक प्योर मात्रा में होती है और सनलाइट का तो एटॉमिक एनर्जी उसके अंदर, तो क्यों ना हम पानी की जगह गौमूत्र को डाल दें उसमें। तो हमने जो है ना उस जगह पे क्या किया, पानी जब हम 20-20 दिन में पलट के डाल रहे थे, उस जगह पे हमने गौमूत्र डाल दिया 20-20 दिन में। तो इससे क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी और बढ़ गई उसकी और जाके रिजल्ट पहुंच गए 70% पे। फिर जाके 2013 में किसी ने हमें केंचुआ पकड़ाया था, ठीक है, कि आप जैविक खेती करते हो, आप ये केंचुए की खाद बनाइए। तो उन्होंने एसिनिया फटीडा केंचुआ दिया, गोबर दिया और हमें एक बैग दिया, ठीक है। हमने खाद बनाना चालू किया, खाद बनाया, जब खाद बन गया तब उन्होंने हमें बताया कि ये खाद को तुरंत यूज़ नहीं करना, 1 महीने बाद यूज़ करना। तो हर कोई देखो क्या होता है ना, फार्मूला बताता है, आइडियोलॉजी कोई नहीं बताता कि इसलिए यूज़ नहीं करना। तो अब हमारी खोज जिज्ञासा बढ़ गई कि 1 महीने बाद क्यों यूज़ करना। तो कहीं से तो भी हमें पता चला कि उसके अंदर एसिडिटी होती है, मतलब केंचुए की बॉडी से एसिड निकलती है। जब ये खाता है और पोटी करता है तो आपने देखा होगा बरसात के समय पे जब केंचुए चलते हैं तो अपने पीछे एक श्लेष्मा पदार्थ छोड़ते हैं, लिसलिसा। उस लिसलिसे पदार्थ में एंजाइम, एसिड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सबसे ज़्यादा एसिड्स होती हैं, और उसमें जिब्रालिक एसिड, फॉलिक एसिड और अमाइनो एसिड्स भी होती है, और सल्फ्यूरिक तो होती ही होती है। तो ये सारी एसिड्स वो अपनी बॉडी से छोड़ता, इसलिए केंचुए का खाद तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो पौधे की जड़ें जल सकती हैं, क्योंकि उसमें एसिड ज़्यादा हैं। तो हमने क्या किया, हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर केंचुआ एसिड छोड़ रहा है तो क्यों ना ये केंचुए के पेट से ही निकाला जाए। ये मटेरियल जो है केंचुए के पेट से ही क्यों ना निकाल दे, ताकि वो एसिड छोड़े, तो मतलब एसिड को लपेटते हुए बाहर निकाले, तो हमारा काम हो जाएगा, सॉल्युबल बन जाएगा फॉस्फेट। तो हमने क्या किया, पहले नंबर गोबर को 1 महीने तक गौमूत्र के साथ में रखा, तो 20-30-40% इसमें ढीला पड़ गया, मतलब रॉक फॉस्फेट में से फास्फोरस 40-50% रिलीज हो गया। अब बचा बाकी का, तो हमने कहा इसको केंचुए की बॉडी से पास आउट किया जाए। तो हमने गोबर को और रॉक फॉस्फेट को मिला के केंचुए को खिलाया, केंचुआ मर गया, क्योंकि वो केंचुआ एसिनिया फटीडा था। अब वो मरा क्यों, इस पे पता किया तो पता ये चला कि ये केंचुआ केवल बायोमास खा सकता है, ये हमारे देश का केंचुआ नहीं है, ये बाहर से लाया गया केंचुआ है, जो जैविक खेती के अंतर्गत इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये केवल गोबर खा सकता है या सड़ा हुआ मटेरियल खा सकता है, रॉक फॉस्फेट और मिट्टी नहीं खा सकता। अगर रॉक फॉस्फेट नहीं खा रहा, इसका मतलब ये मिट्टी भी नहीं खाता, और जब मिट्टी नहीं खाता तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये खाद खेत में डाल रहे हैं, वहाँ पर अंडे और बच्चे जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर अंडे बच्चे मर रहे हैं, और मर रहे हैं मतलब हत्या लग रही, हत्या लग रही मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसके विपरीत में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये काम हमने करना बंद किया। अब हमने क्या किया, अब हमारी खोज और जिज्ञासा और बढ़ गई। अब ऐसा केंचुआ चाहिए जो रॉक फॉस्फेट खा सके, ठीक है। तो इस पे हमें 3 साल लगे पूरे, बराबर हर मिट्टी से जिधर पे भी हमें केंचुआ दिखा उसको पकड़ पकड़ के हमने गोबर और रॉक फॉस्फेट खिला खिला के दिखाया कि कौन व्यक्ति है, मतलब कौन केंचुआ है जो रॉक फॉस्फेट और गोबर साथ में खा सकता है। 3 साल के गहरे अध्ययन के बाद 2018 में हमें एक केंचुआ हाथ लगा जो गोबर और मिट्टी दोनों खा रहा था, और जो गोबर और मिट्टी खा सकता है वो रॉक फॉस्फेट भी खा सकता है। तो हमने जब गोबर और रॉक फॉस्फेट को मिला के उसको खिलाया, उसने खा दिया।
खा दिया तो हमारा काम बन गया। अब हमने इसके रिजल्ट लिए और इसमें कंप्लीट एक फॉर्मेट बनाया कि आप गोबर को, रॉक फॉस्फेट को, ताजे गोबर के साथ में रॉक फॉस्फेट को मिला दीजिए। पहले मिलाने के बाद इसको 1 महीने तक आप रखिए। सबसे पहले नंबर 20 लीटर एक बार गौमूत्र डाल दीजिए। जब आप मिला के रखोगे तो गोबर के अंदर जो एसिडिटी और गौमूत्र में जो एसिडिटी है वो 40-50% उसको ढीला कर देगी। फिर जाके 1 महीने के बाद इसमें आप वो केंचुआ छोड़ दो जो गोबर और रॉक फॉस्फेट खाता है, और वो छोड़ दोगे तो क्या होगा, 40-50% तो सॉल्युबल हो गया। अब जब गोबर और रॉक फॉस्फेट मिला के वो केंचुआ खा के पोटी करेगा तो ये 100% सॉल्युबल होके निकलेगा। और फिर आप इस खाद को 2 टन पर एकड़ यूज करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी, शुद्ध रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी है। आप इसको 2 टन यूज कर दो आप 1 एकड़ में, एक दाना आपको ये डीएपी यूज करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमने रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को नक्की किया और इसमें हमें पूरे मिला के 8-9 साल लग गए। 2012 से लेकर 2018-19 तक ये काम हम लगातार किए। तो अभी आज हमारे पास जो केंचुआ है वो भारतीय नस्ल का केंचुआ है जो रॉक फॉस्फेट और गोबर दोनों खाने की क्षमता रखता है। मिनिमम ये 2 डिग्री में, मैक्सिमम 48 डिग्री में ये ज़िंदा रहता है। और ये मिट्टी में जाके 2 से 3 साल के बाद में आप मिट्टी में जहाँ भी आँट डालोगे वहीं केंचुआ आपको मिल जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग इसमें ये सवाल खड़ा करते कि केंचुआ तो खेत में ही पैदा होना चाहिए, केंचुए की खाद नहीं होना चाहिए। तो देखो, फार्मूले पे मत जाओ, आइडियोलॉजी पे जाओ। और आइडियोलॉजी ये है कि केंचुआ तो होना चाहिए पर विदेशी नहीं होना चाहिए। वो केंचुआ होना चाहिए जो मिट्टी और गोबर खा सके। तो हमारी मिट्टी में जब पड़ेगा तो वो भाई वहाँ पे खाद बनाएगा, क्या दिक्कत है। तो हम केंचुए को एज ए मशीन के रूप में यूज़ करते हैं ताकि वो फॉस्फेट को रिलीज़ कर पाए। और फिर हमने मशीन के रूप में यूज़ किया उसको, और मशीन समेत और मैन्युफैक्चरिंग का जो फिनिश गुड है उसके साथ में हमने उसको खेत में डाल दिया। तो खेत में उसने वही काम करना खेत में चालू कर दिया। तो इधर हमारा वो डीएपी बना रहा है, डीएपी बना के जब वो खेत में डल गया तो उधर वो मिट्टी में खा के उसको पोला बनाएगा और उसमें वो सारे तत्व रिलीज करेगा। तो ऐसे करके ये खाद हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉस। बता रहा हूँ, वर्मी का मतलब हुआ केंचुआ, फॉस का मतलब हुआ फास्फोरस और कंपोस्ट का मतलब हुआ कंपोस्ट। अब इसमें चाहिए क्या है, अब इसमें 70% आप गोबर नहीं डालोगे, आप डालोगे इसमें 75% गोबर, 75% आपको चाहिए गोबर, प्लस 25% चाहिए आपको रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के नंबर हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये 2-3 रुपए किलो का मटेरियल होता है और ये डीएपी बनने के बाद 22 रुपए किलो में आपको मिलता है। और 22 रुपये में भी सरकार आपको सब्सिडी देती है लगभग 60% के आसपास, तब वो 22 रुपये में आपको मिलता है। अदरवाइज उसकी कीमत है लगभग 26-27 रुपये। हाँ, जो भी अभी नहीं पता मुझे, तो जो भी है रेट उसमें सब्सिडी कम कर दिया होगा शासन ने। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो वो है क्या नाम से सही कीमत है, इसकी सही कीमत एक्चुअली बैठती है 4700-4800 रुपये। सरकार सब्सिडी देती है तब जाके वो आपको इतने की पड़ती है। तो वो जो रॉक फॉस्फेट जो 2-3 रुपए किलो का माल है वो जाके किसान को सब्सिडी के बाद में 22 रुपए किलो में मिलता है। और अगर आप ये खुद बना लोगे तो कितना सस्ता है आप बताइए। तो क्या कर 25% गोबर 75% गोबर और 25% रॉक फॉस्फेट, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और वही पिट में आप उसको रख दीजिए। 1 महीने तक 2 बार आप गौमूत्र डालिए, 1 बार सबसे पहले डालिए और फिर 20 दिन के बाद दोबारा डालिए और उसके बाद पलटी करके उसको छोड़ दीजिए। लगभग इसमें जितना जो हमने पिट बनाया, फॉर एग्जांपल हमने 4 फीट चौड़ा पिट बनाया, 2 फीट ऊंचा पिट बनाया और 12 से 15 फीट लंबा पिट बनाया, उतने पिट में 10 लीटर से 15 लीटर पर्याप्त है। 1 टन मटेरियल बनेगा, 1 टन में 15 लीटर के आसपास गौमूत्र आप डाल सकते हो। गौमूत्र डालने में क्या होगा, जैसे हमने आज पिट बनाया तो आज ही हम इसको क्या करेंगे, गौमूत्र डाल देंगे। तुरंत पिट बनाया, तुरंत 1 बार गौमूत्र डाल दिया, तो वो जो फास्फोरस का रिलीज होने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होने लग जाएगी। और फिर हमने 20 दिन बाद 1 बार पलटी करके फिर से 1 बार डाल दिया, तो 20 मतलब 1 महीने में 2 बार डाल दिया। और फिर 1 महीने के बाद जब तक उसकी मीथेन गैस एवापोरेट हो गई तब जाके हमने फिर उसमें अर्थबम छोड़ दिया, क्योंकि अर्थबम के साथ में एक टेक्निकल बात यह है कि वो मीथेन गैस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ताजे गोबर में आप
केंचुए डालोगे तो वो मीथेन अगर उसकी बॉडी के अंदर गई तो वो जाके फट जाता बम की तरह। तो मीथेन गैस उसको बर्दाश्त नहीं होती। तो दो तरीके हैं। नंबर एक तो ये तरीका कि 75% गोबर और 25% रॉक फास्फेट मिला के उसको 1 महीने तक आप स्टॉक करके रख लो, तो उसका मीथेन भी निकल गया और हमारी इधर पे रॉक फास्फेट ढीली भी पड़ गई 1 महीने में। और दूसरा तरीका है कि ताजे गोबर को पहले गोबर गैस में डाल दो जी, गोबर गैस से गैस निकाल लो पहले, और उसकी जो सैलरी निकले उसमें 75% रॉक फास्फेट मिला के और फिर तुरंत आप डाल दो क्या केंचुए। ये हो सकता है। तो दोनों में से दोनों ही विकल्प हैं, आप जो भी सूट करें। लेंगे तो उसमें 75% मिलाएंगे, 25% ही मिलाना। रॉक फास्फेट 25% ही मिलेगा, गोबर 75% मिलेगा, ठीक है। और अगर सैलरी भी मिला रहे हैं तो सैलरी भी 75% मिलेगी और 25% रॉक फास्फेट पाउडर मिलेगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो चलेगा, वो 19-20 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम क्या है? एक चीज पूछना था, जैसे डीएपी का यूज अभी तो नाम कोई फसल नहीं बोते हुए होता है, हाँ। इसका इस्तेमाल उस मतलब किस तरीके से हो? कैसा जैसे हम गन्ना लगाए, हाँ गन्ना लगाया, उसके ऊपर से डीएपी छिड़का और मिट्टी बराबर कर दी, हाँ। इसका इस्तेमाल हम किस इसका तरीके से इस्तेमाल जब आप मिट्टी को पलटोगे या तो मिट्टी को टिलेज करोगे या फसल लगाओगे, उसके पहले जो टिलेज करोगे उस समय पे ये खाद डालना चाहिए। मतलब ये खाद डल के ये मिट्टी में मिक्स होना चाहिए। इसका पर्पस है कि मिट्टी में डलने के बाद ये मिट्टी में मिल जाए, मिक्स हो जाए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए हाँ विलेज के टाइम डालना है। टिलेज के टाइम पे डालना है। हाँ जी प्लीज। मतलब एक चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे गोबर में आपने मिला के छोड़ा और गौमूत्र का एसिडिटी ज़्यादा है, तो मान लीजिए एक ड्रम में गौमूत्र अगर ज़्यादा है और उसमें रॉक फॉस्फेट डाल के छोड़ दिया जाए वही 1 महीने के लिए या किसी तरीके से, तो आपको नहीं लगता कि उससे शायद और बेहतर रिजल्ट मिले? बाद में करेंगे 1 महीने के लिए कैसा छोड़ दिया जाए? मतलब डुबा के छोड़ दिया झरण और फॉस्फेट मतलब यूरिन में छोड़ दिया जाए। यूरिन में छोड़ हाँ, दिया जाए। मिलेंगे रिजल्ट, 100% मिलेंगे, इम्प्रूव होके रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या है, देखिए हम कोई भी फार्मूले पे जब काम करते हैं ना, तो हमारी कोशिश रहती है कि सरलीकरण किया जाए उसका। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 2 काम को एक साथ कर दिया जाए ताकि वो प्रोसेस लेंथी ना हो। जैसे हमने गौमूत्र के साथ में सेपरेट मिलाया, मैंने किया कि करके देखा है, वो उससे रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या होगा, फिर फास्फोरस को अलग देना पड़ेगा और कार्बन को फिर अलग देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर तो जो गौमूत्र है वो एक तरह से सोल्यूशन बन गया ना। हाँ जी। उसी गौमूत्र के फिर बाद में छिड़काई उस पर करते चले जाएं, या गौमूत्र इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उसमें तो एसिडिटी है। हाँ जी। उसका तत्व तो आ ही गया ना उसमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल डेफिनेटली तो घोल के फिर उसी को कर डाल सकते दिया हैं। जाए पानी के हिसाब से, कर सकते हैं, तो वो गोबर से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा शुरू। बिल्कुल कर सकते हैं 100%। तो रॉक फास्फेट 25% चाहिए और 75% गोबर चाहिए। अब रॉक फास्फेट के विकल्प में अगर आपके पास ये नहीं है इन केस, तो एक विकल्प ये होता है कि आप रॉक फास्फेट की जगह पर लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीमक नहीं, कंपोस्ट होने के बाद कुछ नहीं होता। तो जैसे लकड़ी का बुरादा आप कब यूज़ करोगे, जैसे बहुत सारी आरा मशीन होती हैं, है ना, जहाँ पर लकड़ियों की चराइयाँ होती हैं, वहाँ पे बुरादा खूब भरपूर मात्रा में होता है। आप वो 25% बुरादा ला के 75% गोबर में मिला सकते हो और सेम प्रक्रिया से आप कंपोस्ट बना सकते हो। तो ये खाद 2 टन पर एकड़ हमें यूज़ करनी है और ये खाद डीएपी का रिप्लेसमेंट हुआ। आपको डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से जब आप फास्फोरस की कमी को मिट्टी में पूरा करोगे तो निश्चित ही ये आपकी मिट्टी के अंदर जो जान आएगी, जो ताकत आएगी, जो प्लांट में स्ट्रेंथ आएगी, वो नेचुरली तरीके से बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो कुल मिला के हमको चाहिए कि नेचुरली तरीके से हमें फास्फोरस मिट्टी को देना और उसके माध्यम से जो है ना डीएपी की कमी को पूरा करना। केचुआ इसको कंपोस्ट करने में कितना टाइम लगाएगा? केचुआ कंपोस्ट करने में लगभग वो तो तुरंत करेगा। उसने तो खाया, पीछे से निकाला, कंपोस्ट हो गया। इतना सारा है तो उसमें एक सम टाइम ड्यूरेशन तो लगेगा ना, 30 डेज टू 45 डेज। देखिए ऐसा है, जो मटेरियल वो अभी खाएगा और पीछे से 3 मिनट में बाहर निकालेगा, तो 3 मिनट में समझ लो कि वो कंपोस्ट हो गया, बराबर ना। अब ये बात है, भूसा के जगह हम लोग ये धान का भूसा नहीं दे सकते हैं? नहीं, उसमें फॉस्फेट नहीं होता है, क्योंकि उसमें होता है पर बहुत मिनिमम मात्रा में होता है। ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी में फॉस्फोरस और कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। ये है काम की चीज़, समझ गए ना। तो जो आरा मशीन से जो बुरादा निकलता है उसमें फॉस्फेट और कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। कितना किलो डालना पड़ता है वो? 25% केचुआ बुरादा
केंचुआ आप लगभग इस वाले पिट में 5 किलो डाल सकते हो, एक बार डाल दो फिर वो मल्टीप्लाई अपने होते रहते हैं। का आता है क्या भारतीय? नहीं, ऐसी 3-4 प्रजातियां हैं भारत में। मिल जाएंगे आपको देसी वही प्रजाति यूज करनी है जो गोबर और मिट्टी खाए। हाँ, गोबर और मिट्टी खाए। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। देखिए, नंबर 1, या तो आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने केंचुए को वही करो जो हमने किया। तो जब आपको आ जाए समझ में कि हाँ भाई ये खा रहा है, तब फिर उसके आगे बढ़ना। और दूसरा विकल्प ये है कि यहाँ से लेके चले जाओ आप 2 किलो 5 किलो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। दो विकल्प हैं। और तीसरा ये है कि आपके अपने ज़िले में हमने कम से कम 12-13 हज़ार किसानों को दे चुके हैं अभी तक हम, पिछले 3 सालों में केंचुए ये। तो आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हो उनसे। तो थोड़ा ले लो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो अपने खुद बढ़ा सकते हो आप। ये केंचुआ इतनी पावरफुल मशीन है कि अगर आपने इसको सही पे खाना दिया और सही पे पानी दिया तो ये एक साइकिल में एक केंचुआ 9 केंचुए में बदल जाता है 28 दिन के अंदर। हाँ, 28 दिन के अंदर एक केंचुआ 9 में बदल जाता है और 9 अगले 28 दिन में 81 में बदल जाएंगे। तो एक केंचुआ 2 महीने में 81 में बदल जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। इतना फास्ट मल्टीप्लाई। लाइफ साइकिल उतनी लंबी है कि मतलब मरते 170 दिन में मरता है, पर 170 दिन में काम बहुत करके चला जाएगा। सब नहीं, 75% गोबर होना, 25% वो होना पाउडर या तो रॉक फॉस्फेट होना। सब हाँ, हमने जो नॉर्मल कंपोस्ट बनाया था, हाँ, नॉर्मल कंपोस्ट में जो है अगर 25% रॉक फॉस्फेट मिला लें तो काम एक ही उसमें हो जाएगा। कैसा नॉर्मल कंपोस्ट हमने जो बना रहे थे उसी में अगर 25% रॉक फॉस्फेट अगर मिला दें आप कर सकते हो, पर इसकी मात्रा फिर 12 टन देना चाहिए आपको। 10 टन तो ये देना ही है, तो ये यहाँ पे मिला के 12 टन दे दो इसको, काम एक इसी में हो जाएगा। पर ये है ना, ये 10 टन के लिए फिर इतना केंचुआ और इतना ये सब झमेला है ना। अच्छा, हाँ, बढ़ जाएगा। और ये कंपोस्ट तो हम पता चला हरा खाद से बना रहे, हरे कचरे से बना रहे या किसी भी उससे बना रहे जो केंचुए के लिए नुकसान कर सकता है। यहाँ सिर्फ गोबर चाहिए। हाँ, यहाँ सिर्फ गोबर लगेगा, बराबर ना, तभी ये होएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये प्रोसेस अलग से ही बनाना पड़ेगा। अगर जैसे हड्डियां होती हैं जो बकरे ये सब कटते हैं ये सब चीजें से, तो उसके भी पाउडर से तो उसमें भी होता है क्या? होता है फॉस्फेट, कैल्शियम उसमें भी होता है। कैल्शियम तो होता है पर फॉस्फेट होता है उसमें। पाउडर बनाना मुश्किल है ना। तो वो तोड़ने के लिए तो हाँ, सामान्य कंपोस्ट में हरा चारा और गोबर की मात्रा को कितना रखना है? वो आप अपने ऊपर उपलब्धता के ऊपर रख सकते हो, ऐसा कुछ भी फिक्सेशन नहीं है। टोटल प्योर कचरा भी रख सकते हो, टोटल प्योर हरा भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो 100 किलो गोबर है, 150 किलो सूखा कचरा है, 150 किलो गीला है, सबको मिला दो एक साथ में और जो कंपोस्ट बने उसकी मात्रा 10 टन ले लो, ऐसा है। अच्छा सर, इसमें वर्मी फास्ट में अगर हम पुराना गोबर यूज करें, जैसे मान लीजिए पुराना पड़ा है 1-2 साल का, हाँ। उसमें क्या उसमें भी केंचुए मरने के चांस अगर इसको तुरंत ही डाल दें तो? मीथेन तो उसमें से निकल गई होगी। नहीं, कैसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा पास पुराना गोबर है, साल भर का पुराना गोबर है, तुरंत ही अगर उसमें केंचुआ डाल के कर दें तो क्या उसमें केंचुए मरने के चांस? नहीं, साल भर पुराना है तो मरने के चांस कोई नहीं। पर वो क्या फॉस्फेट को वो करेगा? नहीं, साल भर पुराना गोबर नहीं करेगा। 15 दिन में अगर वो कंपोस्ट हो चुका है तो अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है, बर्निंग प्रोसेस होनी नहीं है, और जब बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी तो रॉक फॉस्फेट सॉल्युबल नहीं होएगा। मीथेन निकल गई उसकी। कुल मिला के गोबर के साथ में रॉक फॉस्फेट इसलिए हम मिला के रखते हैं कि जो हीटिंग प्रोसेस आती है ना गोबर में, वो हीटिंग प्रोसेस से हमारा रॉक फॉस्फेट सॉल्युबल होएगा, तो वो एसिड का काम करता है। तो कुल मिला के इसलिए हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, ये बात है। स्टोर कितना टाइम कर सकते हैं हम? इसको स्टोर रख सकते हैं आप 2 साल तक भी, पर वही है, नमी नहीं जाना चाहिए इसकी। अब आते हैं हम तीसरी और ज़रूरी इम्पोर्टेंट खाद पर, जो है हमारी पोटास वाली खाद, जैविक पोटास। सर, इसको भी बनाने का पहले जैसे सेम तरीका है, ऊपर से बोरा वोरा डाल के रखना और सब वो कंपोस्टिंग का नियम सब पे लागू होगा, समझ गए ना। बस इसमें मिलावट के तौर पे 25 ये 75 ये मिलाना, बस इतना ही करेक्शन है, बाकी कंपोस्ट की प्रोसेस सेम है, फ्रेश रहेगा। अब देखो, जैविक पोटास बनानी हमें, इसको देना है हमें 500 kg पर एकड़, 500 kg पर एकड़। और ये बनेगा कैसे, इसमें चाहिए आपको 100 किलो
100 kg गाजर घास या तो कचरा, प्लस चाहिए 1 kg नमक खड़ा वाला। वाइट। क्रिस्टल नमक आता था पहले, है ना, बोरियों में, उसको क्रिस्टल वाइट नमक, समुद्री नमक बोलते हैं। सेंधा नमक तो हाँ? जो जूना वाला नमक है। नहीं उस दिन आपको बता रहा था। हाँ, 1 kg चाहिए हमको सॉल्ट चाहिए, और हमको चाहिए 100 किलो अपना कचरा। अगर गाजर घास है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई भी सूखा गीला कचरा, फार्म का जो भी आपका खरपतवार वेस्ट जो भी है, वो सब आप कुट्टी मशीन में डाल के उसके टुकड़े कर लो, और 100 किलो टुकड़ों में 1 किलो आप नमक मिला लो। तो आप क्या करोगे, 25% नमी तो बनाओगे ही कंपोस्ट करने के लिए। तो आप वो नमी मतलब पानी में 1 किलो नमक डाल दो और घोल दो, और फिर वो नमक का पानी पूरे कचरे के ऊपर छिड़क दो, और फिर वापस वही पिट बनाओ जैसे कंपोस्टिंग के लिए बनाना होता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से जैविक पोटाश तैयार होगी। 60 से 70 दिन में ये पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा, और इसको आप 500 किलोग्राम पर एकड़ यूज़ करोगे तो पोटाश की रिक्वायरमेंट आप अपनी मिट्टी की और पौधे की ज़रूरत को पूरा कर पाओगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चौथी इम्पोर्टेंट खाद पे, और चौथी इम्पोर्टेंट खाद है नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। अब हमें बनानी है साहब तरल नाइट्रोजन, और तरल नाइट्रोजन को हमें देना है 1 एकड़ के पीछे 500 लीटर। ठीक है, 500 लीटर पर एकड़ हमें यूज़ करना है तरल नाइट्रोजन। सो अब इस तरल नाइट्रोजन को कैसे यूज़ करना है आपको, तो आप ये जान लीजिए कि जितनी भी कुदरत में हरी चीज़ें हैं, चाहे किसी भी पेड़ की पत्ती हो, चाहे घास हो, खरपतवार हो, बड़े वृक्ष की पत्ती हो, छोटी वृक्ष की पत्ती हो, सभी पत्तियों में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, तभी वो पत्ती हरी है। समझ गए ना? अब ये नाइट्रोजन इन हरी पत्तियों से हम ले लें, इतना अगर काम इंसान कर ले तो नाइट्रोजन उसको यूरिया के रूप में बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे खेतों में फसलें होती हैं, और हम फसल का अनाज लेके बाहर आ जाते हैं और बाकी की फसल को वहीं सूखने देते हैं। तो जो भी पत्ती हरी होती है, एक बार धरती पे गिरने के बाद जब वो ड्राई होती है, तो ड्राई होने पे उसका जो मॉइस्चर उड़ता है, उसके साथ में उसकी पूरी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है। तो नाइट्रोजन सारी हम हर एक क्रॉप की उड़ा देते हैं। अब हमें क्या करना है, उस नाइट्रोजन को कुछ ऐसा करना है कि हम उसे लिक्विड में या उसको हम किसी भी तरह से कलेक्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं वो बता देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपने खेत का कल कचरा साफ़ किया था, तो अभी मान के चलो हम ये कह सकते हैं यार ये घास हो गया, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर उसी घास को आप अच्छे दृष्टिकोण से देखो तो आप सारा घास उखाड़िए, उसकी पोटाश बना सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उखाड़ के आप उसके टुकड़े कर दीजिए, तुरंत लेके आइए, हरा, सूखने मत दीजिए बिल्कुल, खेत में एवापरेट नहीं होना चाहिए उसका पानी। लेके आइए, टुकड़े करिए, टुकड़ों को आप आधा पानी और आधे टुकड़ों को मिला दीजिए। तो मान के चलो आपने 100 लीटर पानी लिया और 100 किलो हमने वो टुकड़े ले लिए, और उसको जाके हमने एक टंकी में पैक करके भर के रख दिया। कुछ भी नहीं मिलाना, खाली पानी और वो हरे टुकड़े एक टंकी में हमने मिला के और ढक्कन पैक करके रख दिया। 1 महीने तक छुएंगे नहीं उसको। और 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे, उस टंकी में नीचे छेद कर देंगे, छेद करके उसमें टोंटी और नल लगा देंगे। या तो ये काम पहले ही कर दो आप, और नल की टोंटी बंद रखो, और फिर जाके भर दो, और फिर आपको टोंटी खोलना बस है। तो खोल के जो लिक्विड निकलेगा वो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन हुई। और लगभग आप 500 किलो अगर कचरा डालें तो 500 लीटर नाइट्रोजन आपकी आ जाएगी। तो चाहे जिसकी पत्ती डाल दें, किसी भी कोई भी पत्ती डाल दे, हरा बस होना चाहिए, 1 महीने बाद खोलना, हरी बस पत्ती होना चाहिए। 500 किलो डाले, कोई भी चीज, सभी में आप कोई भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं, आप तो आम की पत्तियां तोड़ के डाल दो, फुर्सत में बैठे हो कोई को लगा दो, पत्तियां तोड़ो,
सबसे अच्छा पीपल है, पीपल बहुत है। 500 किलो पत्ती पड़ेगी। नहीं, हाँ 500 लीटर में 500 किलो पत्ती, 500 किलो मतलब जितना पत्ती उतना ही वजन का पानी होना चाहिए, तो उसमें वो गल पाएंगी। बेसिकली क्या करना, पत्ती को गलाना है, और गलाने के बाद उसके अंदर जो एलिमेंट है वो जाके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब 1 महीने तक वो उसके अंदर रहेगी, बराबर ना, तो 1 महीने में वो सारी पत्तियां गल के और लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड फिर इसको हम यूज़ करेंगे पानी के साथ में, जो है ना, आप घोल घोल के उसको दे सकते हैं। मात्रा 500 लीटर 1 एकड़ में देना है, एक बार में नहीं देना है, पूरी क्रॉप ड्यूरेशन में देना है। जैसे एक फसल हमने लगाई मल्टी लेयर में, तो पूरे साल भर रूटीन चलने वाला है, तो पूरे साल भर में 500 लीटर देना है। तो बना के आपने रख लिया, इसको स्टॉक कर सकते हो, 1-1.5 साल तक भी रख सकते हो। पर आपको रखने का तरीका ये कि आप लिक्विड भरो और उसको ढक्कन बंद करके टंकी में पैक करके रखा रहने दो। जब भी यूज़ करना, ढक्कन खोलो, यूज़ करो, फिर बंद कर दो। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ढक्कन एयर टाइट होना, एवापरेट नहीं होना चाहिए। स्प्रे करेंगे। स्प्रे में भी आप बार आपको करना है तो स्प्रे में आप 2 लीटर ले लो इसको, और 13 लीटर ले लो आप पानी, और दोनों को मिला के आप स्प्रे में भी यूज़ करो। ये इमीडिएटली यूरिया का काम करता है। कितने दिन में करना है? स्प्रे आप कर सकते हो 20-20 दिन में, और मिट्टी में आप पानी के साथ जब पानी देते हो तभी थोड़ा सा दे दो। जैसे आज हमने ड्रिप चलाई फॉर एग्जांपल, 5 लीटर 10 लीटर आप दे दिया, 5 लीटर 10 लीटर 2-3 दिन बाद दे दी। ऐसे मिला के आप ये नियम बना लो कि कोई फसल कितने समय की होती है। तो पता चला एक फसल 9 महीने की है, तो 9 महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपने कैलकुलेट करे, 9 या 27, 270 दिन हुए। अब 500 में 270 का भाग दे दो, तो निकल आएगा 1 दिन में कितने लीटर देना। अब अगर आप 1 दिन में पानी नहीं 2 दिन में दे रहे हो, तो 2 दिन का इकट्ठा करके दे दो। 3 दिन में पानी दे रहे हो तो पानी के साथ 3 गुना दे दो। सिंपल है, मतलब पूरे क्रॉप ड्यूरेशन में 500 लीटर की मात्रा जानी चाहिए। किसी भी फसल में 500 लीटर ही रहेगा। किसी भी फसल में आप दे मान सकते। लिया गेहूं लगाया, 4 पानी लगना है गेहूं में, हाँ, तो 500 लीटर 4 पानी में खत्म। बिल्कुल, है ना। सब ड्रिप में फर्टिगेट कर दे सकते हैं। ड्रिप में भी दे सकते हैं, वाटर सॉल्युबल है ना ये, तो कोई दिक्कत नहीं, पानी के साथ जाएगा घुल के। तो ऐसे करके आप पानी के साथ में ये लिक्विड नाइट्रोजन बना के दे सकते हो। ये कुदरत ने आपके पास खूब हरियाली दी है। देखो, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये पूरी इतनी बायोडाइवर्सिटी है ना, हम चाहें तो 10,000 लीटर नाइट्रोजन बना सकते हैं। अभी क्या होगा, पत्तियां आएंगी खूब बारिश में, है ना, ऊपर की जो नाइट्रोजन गिरेगी वो नीचे आएगी, नीचे आके प्लांट में जाएगी, ठीक है। और प्लांट से अगर हमने नहीं ली तो पत्तियां गिरेंगी, सूखेंगी, फिर वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन एलिमेंट है, मूवेबल एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब पूरा फॉरेस्ट ग्रीन हो गया तो कोई दिन चले गए पिकनिक मनाने के लिए, पत्ती तोड़ अभियान, ठीक है कि नहीं, और तोड़ के एक दिन अपने ले आओ और डाल के सड़ा के रख दो, अपने साल भर के लिए फ्री हो गए। और नहीं तो ये बायोडाइवर्सिटी बनाओ आप, इसमें नीम के पेड़ की भी पत्ती सबकी चलेगी। पुरानी पत्तियां झड़नी है, आप वैसे ही पहले ही तोड़ के आप नाइट्रोजन निकाल लो उनका, सिंपल पेड़। देखो, एग्रीकल्चर को जब आप अच्छे से समझोगे तो कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ कुदरत ने आपको दी हुई है, आपको कुदरत के आदानों का भरपूर उपयोग करना और सही इस्तेमाल करना। तो हमने ऐसे तरल नाइट्रोजन बनाई। अब इस नाइट्रोजन के बाद सबसे आखिरी और सबसे मतलब जो है ना कारगर जो खाद होता है वो है मटका खाद। ये जो है मटका खाद, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का विकल्प है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का विकल्प है। और इसको बनाने के लिए आपको 5 एलिमेंट की ज़रूरत होती है जो बिना विकल्प के रहेंगे। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 20 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर चाहिए। इसमें भैंस का नहीं चलेगा। 20 लीटर ताज़ा या पुराना गौमूत्र चाहिए, पुराना कितना भी, ठीक है। फिर 2 किलो आपको चाहिए गुड़, पुराना। 2 केजी चाहिए उड़द दाल का आटा। 2 केजी चाहिए सरसों की खली।
इन पांचों चीजों को आप मिला के एक ड्रम में रख दीजिए, प्लास्टिक के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन को छोड़कर किसी भी बर्तन में आप रख सकते हो। और 5 दिन तक इसको कपड़े से मुंह बांध के रखना है, कपड़े से मुंह बांधना है। तो कपड़े से जब मुंह बांध दोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर मच्छर, मक्खी, पंखी, तितली इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, और जो बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप होने वो 5 दिन में कम्प्लीटली फर्मेंट होके बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। उन बैक्टीरिया को आप थोड़ा सा पानी ऐड करके, हाँ मटका खाद है, इसमें आप थोड़ा पानी ऐड करिए और उसको घुमा के एंटी और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए, और फिर इसको आप 1 एकड़ के एरिया में पानी के साथ घोल के आपको देना है। कितना? ये पूरा लिक्विड 1 एकड़ के एरिया में पानी के साथ में आपको घोल के देना है। तो मान के चलो आप पानी किसी भी तरीके से देते हो, आप अगर स्प्रिंकलर का पानी देते हो, ड्रिप का पानी देते हो, तब तो ये उसमें जाएगा नहीं। आपको मैन्युअली ऑपरेटेड सिस्टम रखना पड़ेगा, एक मशीन अलग से रखना पड़ेगी, उसमें 1 इंच का पाइप लगाना पड़ेगा और ये रोल वाला आपको पाइप रखना पड़ेगा, और उससे आपने 20 दिन में धार बना के और अपने बेडों में दे दिया। और हम अपने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये 5 चीज़ें मिला के हर 20 दिन के अंतराल में रेगुलरली प्लांट्स को हमें ये देनी है। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय समय पे, वो ये खाद पूरा करेगा। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो गई, ये नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, ये पोटास की हो गई, ये फास्फोरस और कैल्शियम की हो गई, और ये सभी तरह के तत्वों की हो गई। ऐसे 5 खाद मिला के संपूर्ण आहार हो जाता है ये क्वांटिटी डालने से, ठीक है। तो जब हम संपूर्ण आहार मिट्टी को देंगे तो 3 फायदे निकलेंगे इससे। नंबर 1, मिट्टी की हेल्थ इंप्रूव होएगी। नंबर 2, प्लांट की हेल्थ इंप्रूव होएगी, और कुपोषित अनाज नहीं आएगा, पोषित अनाज आएगा, और उससे जो हम खाएंगे उससे हम बीमार नहीं होंगे, हम कुपोषित नहीं होंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरे 5 खाद मिला के अलग अलग टाइम पे आपको देना है। अगर हम इनको देने की बात करें तो देखो, सामान्य कंपोस्ट, वर्मीफॉस कंपोस्ट और जैविक पोटास, इन तीनों को आपको बेसल डोज के रूप में जब आप फसल लगाते हो उसके जस्ट पहले देना, ठीक है। तीनों खाद को मिला के बेसल डोज के रूप में देना। बेसल डोज का मतलब होता प्राथमिक भोजन। जब आप क्रॉप लगाते हो उसके जस्ट पहले दिया जाने वाला भोजन, ये कहलाता है प्राथमिक भोजन, और इस भोजन को हम फसल लगाने के जस्ट पहले देंगे। तो आपने क्या किया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इन तीनों को एक साथ मिला दिया। अब बचा केवल ये 2, तो ये 2 को 20-20 दिन में पानी के साथ देते जाओ, खत्म। सर ये जैसे ये 3 जो है बेसिक हमारे बेसल डोज, एक साइकिल के बाद दोबारा रिपीट करना पड़ेगा 4 मंथ 5 एवरी क्रॉप पे देना है। एवरी क्रॉप पे आप चाहे साल भर की क्रॉप लगाओ, चाहे 6 महीने की लगाओ, चाहे 2 साल की लगाओ, चाहे मतलब 6 महीने की लगाओ, चाहे 4 महीने की लगाओ, एवरी क्रॉप पे है ये डोज, है ना। तो ऐसा करके इतना आपको देने से मिट्टी के अंदर सारा डाइट पहुंचेगा, और एक बार ये खाना पहुंचने दो मिट्टी के अंदर, मैं कह रहा हूँ आप 3 काम सॉलिड तरीके से कर डालो, ठीक है। एक तो आप मिट्टी को बना दो, पहले जो हमने मिट्टी को तैयार करने के तरीके बताए, ठीक है। ताकत लगा के एक बार मिट्टी को बनाओ, फिर दूसरे फेस में आप मिट्टी को ये आहार दे दो, और तीसरे फेस में सही बीज लगा दो, खत्म। इसके बाद आप देखो प्रोडक्टिविटी कहाँ जाती है आपकी। ऑटोमेटिकली 3 गुना 4 गुने आप प्रोडक्शन पे आएंगे, क्वालिटी फूड आएगा, और बाकी की फिर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तरीके यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग लगाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। तो ये सब काम आपके मतलब जो है ना आपकी इनकम को हर एक स्टेप पर बढ़ाते जाएंगे। सो कुल मिला के ऐसा करने से आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होएगा, और ये कंप्लीट डाइट है जिस पर हमने आज आपको बता दिया। मटका खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगा? मटका खाद 5 दिन में रेडी होएगा। सर मतलब ये कितना क्वांटिटी डालना है 1 एकड़ में? ये जो क्वांटिटी लिखी है यही क्वांटिटी 1 एकड़ में 20 दिन में रिपीट होनी है। ओके, सेम क्वांटिटी। और यही खाद है जो केवल 20-20 दिन में रिपीट होना है। ये सारे खाद जीवन में एक बार डलने हैं। नहीं, नाइट्रोजन मतलब पौधे के जीवन में एक बार, हमारे जीवन में एक बार नहीं। तो नाइट्रोजन भी तो डलेगा ना? वो भी डलेगा। हाँ, तो नाइट्रोजन को इसके ही साथ मिला के डाल दो ना, ठीक है ना। नाइट्रोजन को इसके ही साथ मिला के डालो। 20 days एवरी 20। कैसे देना है
एक बार फिर बता दो कैसे इसकी जगह तुम जिंदा इंसान में डाल के देखो मटका खाद के लिए आप क्या करिए, एक अलग से मशीन लेके आइए, मड मशीन बोलते हैं उसको। हाँ, वो छोटा एक पंप आता है जो तुम्हारे ये लोग यूज़ करते हैं नगर निगम वाले, है ना, छिड़काव के लिए नहीं, माल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जो कीचड़ जम जाता है ना नालियों में, वो हमारे यहाँ नहीं, आप कैसे देते हैं वो दिखा दो। सही कह रही है। वो हम अभी दिखा देते हैं, चलो। अच्छा ये एक बार ना, ये जो चीज़ें हैं ना, इसी में सरसों की खली की जगह पे 1 किलो ईस्ट ऐड हो जाएगा, और 5 दिन की जगह 1 दिन रखेंगे तो वो वेस्ट डिकम्पोजर हो जाता है, और उसी में ईस्ट हटा के सरसों की खली ऐड कर देंगे तो ये मटका खाद बन जाएगा। बस इतना है उसका फार्मूला। सर ये नमक वाला गाजर वो जो दही बनाते हैं ईस्ट जो है ना, खमीर होता है, इसको खमीर बोलते हैं। छोले भटूरे में भी पड़ता है, हाँ, बेकरी की दुकानों पे मिलता है, जहाँ पर ब्रेड मिलती है खाने की दुकान पे मिल जाए। वहाँ मिल जाता है ना। और अगर ये ब्रेड ये ना भी मिले तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मिला के भी आप 24 घंटा रख दो और पानी डाल के किसी भी मटेरियल के ऊपर छिड़क दो तो जल्दी कंपोस्ट हो जाता है। पानी का मात्रा आप जितना देखो, अब अगर मड पंप से दोगे तो पानी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगी। 10,000 लीटर आप मिला सकते हो, 5,000 लीटर मिला लो, ताकि कितना भी पानी, ये 1 एकड़ में देना है बस। कितना भी डाल सकते, पानी कितना भी डालो तो भी डालो, 1 एकड़ में जाना, फसल को पानी खराब नहीं करेगा। इतना भी नहीं देना है। आप दोगे तो भाई एक नॉर्मली वे में दोगे, ठीक है, 5,000 की जगह 6,000 7,000 दे दोगे, है ना। अच्छा ये जैविक पोटाश एक बार फिर से पता कैसे क्या करना? ये कचरे से बनती है, कोई भी कचरा 100 किलो, उसके ऊपर 1 किलो नमक, 100 किलो कचरा 1 किलो नमक मिलाना है और उसको 60-70 दिन तक उसको कंपोस्ट होने देना है। नॉर्मल नमक ले सकते हैं, क्रिस्टल नमक लेना है, समुद्री सॉल्ट होता है ये, खड़ा नमक बोलते हैं इसे, इसे हमें यूज़ करना है। तो जैसे नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं कोई भी ग्रीन चीज, वैसे ही इसके लिए भी? वैसे ही इसके लिए लेना है। बिल्कुल ताजी बन जाएगी तो कुछ दिन रुक जाएंगे। ताजी घास ही लेना है, क्योंकि ताजी घास में ही सबसे ज़्यादा तत्व होंगे, उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। तो ताजी घास लो ना, ताकि उसका नाइट्रोजन भी मिल जाए अपन को, है ना। अब घास के भी बीज लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं, पूरा जड़ समेत पूरा सारा उखाड़ के। तो ये आज हमने आपको कंपोस्ट बनाने की विधियां बता दी, और ये विधियां आपके पूरे एग्रीकल्चर की परिभाषा को बदल सकती हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपका खाद का खर्चा खत्म हो जाएगा। लाखों हजारों टन जो हम खाद डाल रहे हैं धरती पर, वो हम कुदरती रूप से सब रिसोर्सेज से कलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो हमारा एक तो बजट खर्चा कम होगा, ट्रांसपोर्ट बचेगा। अभी हम डीएपी डालते हैं तो कितना ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, आप सोचो। जॉर्डन से, इजिप्ट से जो रॉक फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें खर्चा लग रहा है, फिर वहाँ से डीएपी प्लांट में जा रहा है, वहाँ पे खर्चा हो रहा है, फिर वहाँ पे डीएपी बन रहा है और फिर हमारे ज़िले तक आ रहा है, उसमें ट्रांसपोर्ट लग रहा है, फिर हमारे ज़िले से फिर हम अपने खेत तक ले जा रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट लग रहा है। कितनी जगह पे हम फ्यूल जला रहे हैं। तो वो सारा हम कुछ बचा सकते हैं। अपने ही खेत पे सारा रिसाइकलिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी तैयार करें और इसी से हम सारा कुदरती रूप से सारा खाद दें। तो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ाओ और ये संतुलित आहार दो, फिर आप देखो मिट्टी के अंदर क्या ताकत जनरेट होती है। आप 2 साल ये खाद यूज़ कर लोगे ना, मिट्टी आपसे अपेक्षा से ज़्यादा उत्पादन देने लग जाएगी। यही है। इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए आप, छोटे छोटे, और इन छोटे टुकड़ों को 100 किलो की मात्रा में 1 किलो नमक का पानी इसमें मिला दो और कंपोस्ट कर दो। बस कितने दिन में हो जाएगा? लगभग 60-70 दिन में कंपोस्ट बन गया तो वो पोटाश बन गई। इसके अंदर पोटेशियम तत्व सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ। पौधों में मिट्टी के घोल या कच्चे दूध का स्प्रे क्यों किया जाता है? वो अभी आगे के टॉपिक में बताएंगे पूरा उसके बारे में। से खाद बनाना बता रहे थे, क्या है? वो उसके बारे में भी करेंगे बात, है ना। वो सेल्यूलोज को युक्त खाद होती है वो। हाँ जी प्लीज। बांस का खाद आप बनाने की बात कर रहे हैं? हाँ वो बताएंगे अभी आगे। हाँ। 4 और 5 कितना कभी डालूंगा? क्या 4 और 5 मिला के ये एवरी 20 डेज में डालो और ये फसल की स्टार्टिंग में डालो। हाँ
बताइए। मेरा एक सजेशन है, जैसे तरल नाइट्रोजन आपने लिखा है ना, उस दिन आपने इंग्लिश में भी वो बोल दिया था लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ हाँ, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो गया था मुझे उस दिन, क्योंकि नहीं सच बात है, मैं भी अभी तक यही सोच यहाँ रहा पे था। ये एक्सट्रैक्ट है या सत्व हम बोले, जो आज आपने बताया, उस दिन मैं तभी मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या दुकान पे मिलेगी क्या, जी क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हाँ, और बहुत खतरनाक चीज है। मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर इस समय फिर से और 500 लीटर आपने बोल रखा था, मैं तो हिल गया था उस समय पे। हाँ, इतना खतरनाक चीज आप मतलब कहाँ से लेके आएगा, पैसा कहाँ से आएगा उसका लेने का? उसका तो नाम बदलिए आप, हाँ, वो तरल कर दिया। तरल को हटा के आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, सत्व कर दीजिए, नाइट्रोजन सत्व हो गया। नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट। हाँ, नहीं, मैं वही बोल अब वो लिक्विड शब्द थोड़ा ऐसे लगता है कि हमें बाहर से लेना है। मैं बाहर से लेने की नहीं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत लिक्विड नाइट्रोजन इज डिफरेंट। एक्चुअली पत्ती का तरल खाद। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट डाइट हुआ। अब इस डाइट के बारे में आप मंथन करिए और ये डाइट आप अपने फार्म पे बना के और मिट्टी को भोजन दीजिए। देखो, जब मिट्टी को संतुलित भोजन मिलेगा ना, तभी हमारी नस्लों को ताकत मिलेगी। अगर संतुलित भोजन मिट्टी को नहीं मिला, कुपोषित अनाज हम खाएंगे, हमारा शरीर कमज़ोर बनेगा। ठीक है, हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बीज मजबूत डालो, मतलब बीज देसी डालो, फिर खाद ये बना के डालो और फिर मिट्टी को सुधारो। 3 काम कर डालो, फिर आप देखो फूड कैसे बदलता है आपका। ऑटोमेटिकली फूड बदल जाएगा। और फिर उसको प्रोसेसिंग की चेन बदल दो और उसको पकाने का तरीका बदल दो और खाने का भी तरीका बदल दो। ये और 3 करेक्शन कर दिए तो मामला और सेट हो जाएगा। इतना करने पे भी तो आपको 80% ताकत जनरेट हो जाएगा। और 4 साल 80%। मर्सिडीज लोन पे ले लो। तो इन्हीं के साथ में आज की बातचीत को हम लोग विराम करते हैं और वापस अगले सत्र में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम कीटों को कंट्रोल करें और कीटों को कंट्रोल करने के लिए क्या हम दवाइयों का ही प्रयोग करें या कुछ और भी विधि है जिससे हम कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। उस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो भी इस सेशन का सबसे ज़रूरी विषय है, क्योंकि जब हम फसल लगाते हैं तो खाद और कीड़े, ये 2 ही चीज़ें होती हैं जो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कीड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खादों को हम दे नहीं पाते हैं। तो इसी के चलते फिर हमारी ईल्ड जो है ना कमज़ोर हो जाती है और ईल्ड कमज़ोर होने से हमारा पूरा नुकसान हो जाता है। तो हम कीटों को कैसे नियंत्रित करें, क्या फार्मूले हैं कि उनको हम मतलब फसलों पे लगने से बचा लें, उसके सारे तरीकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाँ, ये 10 टन जो कार्बन है, हाँ, अगर इसे ग्रीन मैन्योर की शक्ल में दे तो काफ़ी हो जाएगा ये, क्योंकि इतना सारा। हाँ, हो जाएगा। वो मैंने लिख दिया कि ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही पूरा दें। अगर आपके पास जैसे मान के चलो 200 किलो गोबर हुआ उदाहरण के तौर पे, 100 किलो पत्तियाँ हो गई, 100 किलो किचन वेस्ट हो गया, ठीक है, और हमारे पास बकरी मुर्गी की खाद हो गई, सब मिला के 10 टन हो गया, तो सब मिला के इकट्ठा कंपोस्ट कर दो। नहीं तो मैं ढेंचा की बात कर रहा हूँ, हम ढेंचा उगाते हैं। वो कार्बन को बढ़ाने के लिए है। अच्छा, वो कार्बन को बढ़ाने के लिए है केवल, मतलब मिट्टी के अंदर कार्बन को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उस काम के लिए है वो। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये डालने से आपको वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये डाले तो वो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 टन जो है ना, ऑलरेडी यहाँ 10 टन डल रहा है, तो इससे कार्बन तो बढ़ ही रहा है और एलिमेंट भी जा रहे हैं, ऐसा है। तो वो कर लिए तो ये नहीं करना, ये करने की जरूरत नहीं। फिर ये 2 आप डालिए और ये 2 डालिए, ऐसा है। ये ढैंचा से नाइट्रोजन का काम तो हो रहा था ना, वो हाँ, वो लैंड के लिए अलग और ये भी करना है। ये तो लिक्विड आपको बना के 20-20 दिन में बराबर डालना, इससे बैकअप बना रहेगा। वो तो एक बार चलो ठीक है मिल गया, एक बेस बन गया, पर इसको डालने से रेगुलरली आपको सपोर्ट मिलता जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ हो जाए तो नुकसान नहीं है, राइट? इतना डिकम्पोजर मिला है, ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान। वही 20 kg का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको 1 टन में, 1 टन में। हाँ, हाँ। अच्छा, ये चीज अगर एक्स्ट्रा हो गई है अभी हम लोग लंच के बाद आप लोग 4 बजे